चलो आज तो बड़ा खुशी का दिन है काफी लोगों के लिए। यस। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। थैंक यू मैडम। इतनी अच्छी अच्छी फीडबैक आ रहे थे और मैम लेकिन ये आ खुशी रहे थे। आपके साथ ही पूरी हो सकती है। वैसे मैंने प्लान नहीं किया था आज का सेशन का रिजल्ट आएगा तो मैंने वैसे ही लेना था और लकीली मुझे रिजल्ट भी आ ऐसे गया। लग रहा था मैडम ने आज सेशन का कहा है तो लग रहा है रिजल्ट आज आ जाना। नहीं दैट दैट वाज जस्ट कोई इंसिडेंस था। चले अच्छा हो गया ना मतलब नाउ यू पीपल हाँ रिज्यूम। चले मैडम, मैंने तो पता है कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ आपके लेक्चर पढ़े। अच्छा नहीं एग्जाम ट्रिकी था थोड़ा लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पास हो गए। लेकिन मुझे बस अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी मैं पास होंगी, पता नहीं कैसे हो गई हूँ, लेकिन बस हो गई। नहीं मैं तुम लोगों ने क्वेश्चन देख रही थी, मुझे अंदाजा था कि आइडियल की नहीं है बट मैंने आप लोगों को तो हमेशा प्लान बी भी बताया था कि ये ना हो हाँ तो ये जी कर लो। मैडम आधा पेपर तो प्लान भी ढूंढते ढूंढते निकल गया। सारी सीपीएससी का एग्जाम दुनिया ना निकल गई, सारी दुनिया एग्जाम हॉल से निकल गई। लास्ट 30 सेकंड बच गए। मैंने कहा अब तो वो कहेंगे कंप्यूटर शट होने लगा है, अब तो बीबी बाहर निकल जा। और मैं सोचती नहीं मैडम यहाँ होती तो मैडम क्या सोचती, कैसे सोचती, मैं वहां पहुंच जाती। और मैंने इतना टाइम वेस्ट किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट रिजल्ट्स। चलें और मैं हर जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन पे सोचती थी कि नहीं मैडम क्या करती, मैंने वो करना है। कल वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें पेशेंट को सेकंड ट्विन प्रेगनेंसी थी और सेकंड बच्चे को ईसीवी करनी थी और ईसीवी कहीं भी नहीं थी। और जी मैंने कहा बच्चे कहते ईसीवी तो है नहीं क्या करें, मैंने कहा इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, उन्होंने कहा आईपीवी, मैंने कहा वो कर लो। तो ठीक है जी प्लान मैडम, भी तो सेम होता यही है। सिचुएशन। जी मैडम, यही मैडम अभी सिचुएशन मेरे कोई साथ ग्रुप में थी। मैसेज कर रहा था कि अब टॉक्स में लॉन्ग केस दोबारा हो गया, वो तो नहीं है ना? नहीं ऐसे मैसेजेस काफी आएंगे, पिछले दफा भी आए थे, उससे पिछले दफा भी आए थे। तो तुम अच्छा सही आप है, लोग बस ना यही किस्मत है। है। मैडम मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी मेरे साथ भी मैडम। मैंने बीच में से एक्सक्लूड ही किए हैं, वरना तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था। बस आप वाली वही लेक्चर वाली बातें ध्यान में थी और मैंने फिर बीच में से चूज करती थी, तो वही हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। चले फाइनली यू पीपल आर हियर। एक लंबा जर्नी था और ऑब्वियसली एक एज ए मेंटर एक जिम्मेदारी थी मेरी मुझ पे भी। मैंने नाइसली डन और कांग्रेचुलेशन एवरीवन, सना, तस्नीम, हिरा, नाज, तिरुतुलैन, राबिया, रुबीना, सफिया, अलवीना एंड निमरा एंड मैनी मोर विल ज्वाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिग टास्क डन। तो इसका मतलब पता क्या है, 70% तुम लोगों का हो गया एमसीपीएस। और बुरी खबर ये है कि 30% अभी भी रहता है। ठीक है, वैसे ये ज्यादा बुरी खबर है। 30% जो है ना, अच्छा 30% भी इजी है। ठीक है, इफ यू आर गुड इन योर थ्योरी। अभी मेरा प्रीमियम एफसीपीएस टॉक्स थे ना, सेशन क्लोज हुआ है, तो बहुत सारी जगहों पे हम फंस जाते थे। बहुत सारे स्टेशन ऐसे होते थे कि हम वाकई फंस जाते थे, हाउ टू टेम्प्ट इट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां फंसे ना, उधर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो कैंडिडेट जिसकी थ्योरी अच्छी थी ना, वो उस पर फेल नहीं हो रहा था। मतलब जब मेरा प्रीमियम सेशन एफसीपीएस का क्लोज होने वाला था, मैंने 3-4 मॉक टेस्ट लिए थे कि मैं उनको असेस कर सकूं तो वो कितने पानी में है। लेकिन जिस कैंडिडेट पे मेरी नजर थी कि थ्योरी में अच्छा है, उसके लिए अगर मैंने कोई ट्रिकी स्टेशन भी बनाया तो उसने वो भी पास किया। आल तो अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन हमें क्या है, अच्छे नंबरों में पास तो हो रहे हो ना ओवरऑल। द थिंग इज दैट कि इफ यू आर गुड इन योर थ्योरी तो यार तुम लोग मर खप के वो स्टेशन, चाहे रोल प्लेयर का है, चाहे 1-to-1 मेडिक एग्जामिनर है, चाहे उसका बनाना है आदत, ठीक है, चाहे उस पर तुम्हारा कोई गायनी बोर्ड हो रहा है या लेबर बोर्ड चल रहा है, कुछ भी है, लेकिन इफ यू हैव कमांड ऑन दैट टॉपिक, बिलीव मी आप पास हो जाओगे। मतलब एक बल्बोडाइनिया का सेशन आया हुआ है पिछले अभी एक्सटेंडेड टॉक्स में, वो बहुत सारे लोगों को नहीं आता, वो बहुत बुरा गया, लेकिन पास उसने किया जिसको नो हाउ थी कि भाई बल्बोडाइनिया है क्या, तो समहाउ पासिंग स्टेशन बन जाता है। और मैडम जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी उनके लिए कोई मसला है टॉक्स? अच्छा बुक्स पढ़ना क्या मतलब, आपको लगता है कि बुक्स
मींस किसी एक बुक से हम पास हो सकते हैं, आधे से ज्यादा नहीं तो मैडम, गाइडलाइन बिल्कुल रिवाइज हो गई है। तो हमने हाँ जो जी। किया है ना वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस किया, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइन किया, एंड हम वी आर सेफ। मतलब ऑन्कोलॉजी हमने तो किताब उठाई थी, नहीं उठाई ना हमने देखा भी नहीं ऑन्कोलॉजी में, हमने तो डायरेक्टली जो रिवाइज गाइडलाइंस थी वहीं से किया है ना। मैंने आपकी ऑन्कोलॉजी वाली बुक की थी मैडम, आपके वाली। बिल्कुल डॉक्टर हिरा, वाकई आपकी ऑन्कोलॉजी वाली बुक लास्ट टाइम वही की थी मैंने। हाँ उससे वो उसमें जो लेटेस्ट चीजें हैं वो, चूंकि अब ईबीएम या ड्यूहर्स तो नहीं हुई ना अपडेट, तो उन्होंने डाली नहीं है, तो बुक नहीं भी पढ़ी तो इट्स ओके, क्योंकि आज जो बच्चा पास हुआ है वो वही बच्चा है जिसको प्लान बी आता था। प्लान ए तो सबको आता है ना, प्लान बी एक्चुअली मसला है, प्लान बी बनाता ही वही है जिसे कमांड होती है टॉपिक पे तो डू नॉट वरी, यू पीपल आर सेफ लिटरली। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट तो एफसीपीएस का भी अच्छा आता है, लेकिन अगर इफ आई कंपेयर इट विद एमसीपीएस का मेरा ज्यादा अच्छा आता है। और एमएस का ये है कि इसलिए अच्छा आता है कि उसमें बच्चे कम होते हैं तो वो फिर सारे पास हो जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ कम होती है, तो इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रही। लेकिन एमसीपीएस वाले स्टूडेंट सेफ हैं, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का ये सेशंस जो होते हैं वो एफसीपीएस वाले होते हैं, तो वो ज्यादा ही पढ़ते हैं सिलेबस से, और इसका रियल फायदा उनको टॉक्स में होता है। चलो शुड वी स्टार्ट? अभी तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही होगी कि टॉक्स है क्या अभी तो समझ ही नहीं आ रही है क्या टॉक्स, है ना? आई कैन अंडरस्टैंड, नो वरी, ये बिल्कुल एक बिगनर सेशन है, ठीक है। और इसमें सिर्फ हम देखेंगे कि है क्या टॉक्स और करना क्या है, किताबें क्या चाहिए, पास कैसे करना है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और लोग फेल क्यों जाते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एवरीवन। अभी मैंने तुम लोगों के रिजल्ट कार्ड देखे तो हैं बहुत सारे, और बहुत सारे इनबॉक्स भी आए हैं, बट मैं उनको कंपाइल नहीं कर पाई, क्योंकि अभी तक तो आ ही रही है गुड न्यूज़। सो एवरीवन जो पास हुआ है, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आज आपके लिए एक बड़ा दिन है, और आप 70-80% अपना सफर जो है खत्म कर चुके हो नाइसली, वेल डन। तो जनाब आई नो थैंक यू रुखसाना, तुमने तो कॉल भी की थी मुझे इतनी मेरी कॉल्स आ रही थी तो शायद लेट मैंने तुम्हारी अटेंड की, बट थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी इन योर हैप्पी आवर्स। सो गर्ल्स, तो अब ये वाले क्वेश्चन है तुम लोगों के, ठीक है। इन क्वेश्चन की तुम्हारे दिमागों में ना बम्बार्डमेंट है, मतलब पास होते ही कि भाई अब क्या आगे एग्जाम कैसा है। और जो अभी रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ है एमसीपीएस का, वो पहली दफा हुआ था चेंज पैटर्न के बाद, उसमें क्या सेशंस आए थे, उसमें कितने बच्चे पास हुए थे, क्या वो ऐसा ही था लॉन्ग केस की तरह पासिंग परसेंटेज? मैं तो थ्योरी अच्छी है ही नहीं, पता नहीं मैं पास कैसे हो गई थ्योरी में। अब मैं क्या करूं, अब तो मैं टॉक्स में फंस जाऊंगी, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता है। हो ये बात चले, आइडियल तरीका क्या है पास करने का? कोई एग्जाम में टिप भी है? मेरे तो बच्चे बहुत हैं, मैं जॉब कर रही हूँ, या मैं डिप्रेस हूँ, मेरे पास तो कोई स्टडी पार्टनर ही नहीं है, ठीक है। या चले फिर एग्जाम कब होगा हमारे पास कितने दिन है पढ़ने के लिए, और चलो ठीक है फाइनली यू मेक योर माइंड के कहते हैं ना डिनाइल फेज से आ गए हो कि भाई पास भी हो गए और एग्जाम देना भी है तो अब क्या पढ़ेंगे? किताबें हैं कोई इसके लिए स्पेसिफिक? क्योंकि एग्जाम तो रिसेंटली अभी रिवाइज हुआ है, तो बुक्स तो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है इस तरह, ठीक। और लास्ट में हमारे क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। तो मेरे मुताबिक जो हमेशा एक कहते हैं ना न्यू बर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वही है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, आई विल राइट इट हियर। चलिए मुझे बताएं, इसके अलावा है कोई क्वेश्चन? जी आयशा, जी आमना, खतीजा, किरण। नहीं मैडम, यही होते हैं सब। चलिए लकीली फिर तुम लोग खुद किस्मत हो, क्योंकि मेरे पास इन सब के आंसर हैं इस सेशन में देने के लिए। चलो तो भाई एग्जाम का फॉर्मेट क्या है? एग्जाम का फॉर्मेट टिपिकल जो एफसीपीएस या एमसीपीएस के लिए है, एमसीपीएस और एफसीपीएस में थोड़ा सा एक दो स्टेशन का चेंज है जो मैंने नोटिस किया है, क्योंकि एफसीपीएस के लिए भी ये पेपर नया था, एमसीपीएस के लिए भी, बट उनके पेपर हो गए हैं जो मेरे पास आए हैं स्टेशंस या फीडबैक, वो मैं बता देती हूँ। तो
ये जो पैटर्न है ना जो सामने स्क्रीन के नजर आ रहा है, ये 100% हर दफा नहीं फॉलो हुआ, ठीक है। एफसीपीएस का एग्जाम 5 डेज हुआ था और एमसीपीएस का 1 डे हुआ था, बट 6 डेज के मेरे पास स्टेशन हैं। 14 स्टेशन हैं, 6 डेज से मल्टीप्लाई कर लें तो ये कोई अप्रोक्सीमेटली कितने बन जाएंगे, 200 के करीब स्टेशन बन जाएंगे अगर मैं इनको देखती हूँ तो इसमें ये था कि ऑन एवरेज आपके जो शॉर्ट केसेस थे ना, इसको आप कह लें कि एग्जामिनर के साथ डिस्कशन, या आप बहुत सारे लोग 1 to 1 कहते हैं विद एग्जामिनर, स्ट्रक्चर डिस्कशन भी बोलते हैं, तो ये 6 थे, ठीक है, 6 थे, 3 ऑन एवरेज गायनी के थे और 3 ऑन एवरेज ओब्स के थे, ठीक है। इसके बाद स्किल स्टेशन थे 1, 2 और समटाइम 3 भी आए हैं और कुछ रेयरली इवन 4 भी आए हैं, बट ऑन एवरेज मैंने हर पेपर में 2 तो मिनिमम देखे ही हैं, ठीक है। सॉरी 4 सेशंस थे स्किल के, तो 2 गायनी के और 2 ओब्स के, तो ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और मिनिमम ये 2 थे। और रोल प्लेयर के स्टेशन जो मैंने ऑन एवरेज देखे हैं ना, वो 2-3 देखे हैं, लेकिन कुछ पेपर्स आप देखेंगे, ऑब्वियसली ये बुक अवेलेबल होगी अब, तो आप देखेंगे कि कुछ पेपर्स ऐसे भी आए हैं, एससीपीएसपी ने इस दफा ऐसे भी दिए हैं कि जिनमें रोल प्लेयर के स्टेशन जो थे वो 4 थे या 5 थे, मतलब ज्यादा हो गए थे, फिर मतलब शॉर्ट केस कम हो गए होंगे ना। अच्छा, फिर क्लिनिकल गवर्नेंस के स्टेशन थे। क्लिनिकल गवर्नेंस का जो अभी एमसीपीएस का एग्जाम हुआ है ना, उसमें स्टेशन जो थे वो नहीं थे लकीली, लेकिन इससे पहले जितने हुए हैं उसमें आ जाता है कोई ना कोई आर्डर या क्रिटिकल अब्रेजल, है ना, आपने देखे होंगे 5 पेपर्स डिस्चार्ज स्लिप के पीछे पड़े रहते हैं, इसको प्रेस करें लीफलेट को बताएं, तो हम ये भी करेंगे, हम स्किप नहीं करेंगे इसको। तो दिस इज ये आपके स्टैंडर्ड एग्जाम पैटर्न है कि रेडी रहें 14 स्टेशन के लिए, हर स्टेशन पे आपको 12 मिनट्स मिलेंगे, बट एक्चुअली परफॉर्म करने के लिए 10 मिनट ही है, 2 मिनट तो आपको उसको पढ़ने में, अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करने में ही लग जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको 10 मिनट लें, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं विद मी तो आप 8 या 9 मिनट लें, हम 1 और 2 मिनट का ना मार्जिन छोड़ेंगे। तो इस तरह ये होगा कि जब आप 8-9 मिनट्स में कर रहे हो तो 10 मिनट्स में तो फिर कर ही लोगे ना। और ये जो टाइम फैक्टर है ना, ये 90% लोगों का एक बहुत बड़ा कहते हैं ना इश्यू है, बहुत अच्छे भी हो ना अपने पेपर में, तब भी अगर टाइम फैक्टर है तुम्हारी जिंदगियों में, तुम टाइम पे अपना टास्क नहीं पूरा करते, तो फिर ये एक बड़े दुख की बात है। आता भी या डिलीवर भी नहीं किया, फिर ऑब्वियसली स्टेशन पे नंबर भी अच्छे आएंगे। तो इसको ओवरकम करने का ना एक ही तरीका है, और वो ये है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे कायदे आज़म ने बोला काम काम काम, सिर्फ आप प्रैक्टिस के थ्रू ही अपनी परफॉर्मेंस को क्विक कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मिरेकल नहीं है, कोई जादू नहीं है। आप उन लोगों की बातों में मत आए जो कहेंगे हमने तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, हमने तो बस हफ्ते में पढ़ा था, हमने तो 2 हफ्ते में पढ़ा था। लिटरली यू नीड 40 डेज मिनिमम टू प्रिपेयर फॉर दिस पैटर्न, इससे कम तो हरगिज नहीं, ठीक है। इससे कम है तो फिर कंप्रोमाइज हो रहे हैं। होता तो ये है कि यूजुअली लकीली 40 डेज से ज्यादा ही मिलते हैं, बट अगर मैं सीपीएसपी को हिस्ट्री को ट्रैक करूँ तो समटाइम ये भी होता था कि विद इन 1 वीक एग्जाम हो जाता था, तो फिर उसमें सबसे ज्यादा लॉस बिगिनर्स का होता था, फ्रेश कैंडिडेट्स का, क्योंकि वो तो 1 हफ्ता बिल्कुल ही ओरिएंटेशन में ही गुजार देते थे और फिर आगे एग्जाम आ गया, तो पहली अटेम्प्ट खराब बकवास जाती थी। बट आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। आपने अपना एग्जाम फर्स्ट गो में ही निकालना है, और फर्स्ट गो इसलिए भी अच्छी होती है कि थ्योरी बड़ी बजे की याद होती है। अब ऐसी वो वाली तो बकवास नहीं होती कि भाई थ्योरी भी देखो, ठीक है। तो फर्स्ट गो वालों की थ्योरी बड़ी अच्छी होती है, ये उनको क्रेडिट जाता है, इसकी वजह से फर्स्ट गो में पास होना इजी है। अगर तुम लोग सेंसिबल वे में तैयारी करो, प्लीज सेंसिबल का वर्ड इसको नोट कर लें, गोला मार लें इस पे, और किसी एक पे ट्रस्ट कर लो। मैंने तो अक्सर देखा है कुछ बच्चे जो होते हैं ना, उनमें ट्रस्ट लेवल ही नहीं होता, वो कहते हैं नहीं ये एग्जाम पता नहीं क्या है, और मैडम तो फैंसी बातें कर रही है। ओ भाई, मुझे 6-7 साल हो गए इस एग्जाम को देखते हुए। अगर मुझे कोई पीएचडी को करने को बोले तो मैं आराम से एमसीपीएस के एग्जाम बनाने में पीएचडी कर सकती हूँ, बिलीव मी, ठीक है। आई हैव नथिंग इन माय लाइफ एक्सेप्ट कि मैं सीपीएससी के एग्जाम्स को देखती हूँ, उनके क्वेश्चंस को देखती हूँ, उनका सिलेबस देखती हूँ, बुक्स डिजाइन करती हूँ। तो ट्रस्ट मी फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, एंड ट्रस्ट मी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ जा सकता है। आपने ये जो रूल ऑफ थंब बना हुआ है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग पास नहीं होते, इसको ब्रेक करना है विद मी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। आपने इसको बहुत प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही एक्चुअली आपके सक्सेस की ना की है, क्योंकि आई कैन गारंटी कि आप लोग चूंकि 75% लेके आज पास हुए हो ना,
तो एग्जाम में पास होने के लिए इतना ही चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी इतनी चाहिए जितनी तुम लोगों के पास है, तो यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट मोर, दैट्स ऑल, इंशाल्लाह निम्रा। सो गाइज, रादर गर्ल्स, चले इसी पेपर को अगर मैं डेमो फॉर्म में बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। वैसे तो ये मैंने अभी मेरे मॉक स्टार्ट होने एफसीपीएस के, उसके लिए बना रही थी, उनके लिए लीक हो गया। खैर, तो इस तरह होगा कि शॉर्ट केसेस होंगे 3 ओब्स के और 3 गायनी के, ठीक है। फिर स्किल स्टेशन होंगे 4, तो जिसमें आप समझ लें पीपीएच की स्किल्स आ जाएंगी, कॉन्ट्रासेप्शन की स्किल्स आ जाएंगी, कोई सर्जरी आ जाएगी, बेसिकली सारी स्किल्स ही तो हैं। फिर 2-3 स्टेशन रोल प्ले के साथ आ जाएंगे, बट मैंने देखा है कि वो उसमें कुछ ना कुछ एजेंडा होता है कि एग्जामिनर को की आईयूडी हो गई है बच्चे की, तो आपने उसको बताना भी है, हिस्ट्री भी लेनी है उसमें ना, उस बैड न्यूज को ब्रेक भी करना है, कम्युनिकेशन कैसे होती है, ठीक है। बहुत ये स्टेशन मुझे वैसे डिफिकल्ट लगता है। फिर काउंसलिंग करने का, एक पेशेंट आ गया कि उसको डायग्नोज हुई डायबिटीज, हाउ यू विल काउंसिल, लाइक उसमें बड़े सारे मसले हैं डायबिटीज में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बतानी है, डाइट काउंसलिंग करनी है, इंसुलिन चल रही है तो उसके बारे में बताना है। तो कुछ जो स्टेशंस होते हैं रोटरी के साथ, उसमें एक प्रॉपर थीम देखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं होता रैंडम उठा गया कि भाई हिस्ट्री लो और बस मैनेजमेंट डिस्कस कर लो, नेवर। इसमें समझे 30-40% कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन अच्छी बात है कि रोटरी स्टेशन के हमारे पास बड़े अच्छे टेम्पलेट्स हैं, बस वो क्रैम कर लो तो मुझे फिर अभी डिफिकल्ट नहीं लगता। लेकिन जब ये पैटर्न नया चेंज हुआ था तो मुझे ये डिफिकल्ट लगा था, बट देन आई क्रैक इट बाय मेकिंग टेम्पलेट्स, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। ओके, तो इसके बाद जो है क्लिनिकल गवर्नेंस के सेशंस हैं कि हाउ टू टीच रिस्क मैनेजमेंट, या एंग्री मरीज आ गया है, उसकी बीवी को आपने उसका ब्लडर रिपेयर किया, बहुत एक्सटेंसिव रिपेयर किया, या स्टेक्टमी करनी पड़ गई है ना, तो वो नेगरी है कि क्यों किया, या इट कुड बी अ मोर्टेलिटी केस, ऑडिट हो सकता है। अच्छा, मुझे क्लिनिकल गवर्नेंस में मैंने जो पैटर्न देखा ना फॉर एमसीपीएस, मैंने देखा लीफलेट और डिस्चार्ज स्लिप है हर दूसरे पेपर में। तो है तो सही क्लिनिकल गवर्नेंस कहीं ना कहीं, तो हम करेंगे, बट मैं फिर भी करवाऊंगी एंग्री पेशेंट। और वैसे आर्टिकल जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है तो आता तो नहीं है, लेकिन हम एक डेमो सेशन टीचिंग का कर लेंगे और एक डेमो ऑडिट का कर लेंगे। चलें भी साहब हो भी जाए तो तुम लोगों को पता होगी इसको ओवरकम कैसे करना है। देखो, अगर किसी चीज के कंपोनेंट्स पता है, जैसे टीचिंग के कंपोनेंट्स पता है या ऑडिट के कंपोनेंट्स पता है, तो अगर थ्योरी अच्छी है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर तुम लोगों को अच्छा आता है थ्योरी पे, तो वो किसी भी अंदाज से, मैं कहूँ कि इस पे शॉर्ट केस बनाओ तो तुम बना सकते हो, मैं कहूँ इसको परफॉर्म करो आप कर सकते हो, मैं कहूँ कि पेशेंट से बातचीत करो आप कर सकते हो, और मैं कहूँ इसका ऑडिट बना दो तो आप बना सकते हो लिटरली। मतलब इफ यू नो इंडक्शन अच्छी आती है आपको, इंडक्शन आपको पता है कि कितने कब ऑफर करनी है, कब ऑफर नहीं करनी, क्या फेलियर रेट है, ठीक है, और फेल हो जाए तो क्या करना है, और कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी, ठीक है, और किस बिशप पे कैसे करनी है, स्कार के साथ या नॉन स्कार के साथ, या मेडिसिन की डोज क्या है। अब इस पे अगर मैं ऑर्डर बनाने को बोल भी दूं तो इट्स वेरी इजी फॉर अस यू पीपल, क्योंकि यू नो द ऑर्डर कंपोनेंट्स, आपने ठक ठक लगाने हैं और आप कर लोगे, है ना। तो सबसे मेन थीम ये होती है कि किसी भी अंदाज से अगर कोई पूछ रहा है ना, घबराना नहीं है, ठीक है, जस्ट मेमोराइज कि आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, और उसको फिर आपने उस टेम्पलेट्स पे 1 by 1 अप्लाई कर देना है, ठीक है। और ऐसा होता है 14 स्टेशंस में, इफ आई विल बी एग्जाम कैंडिडेट तो मुझे भी नहीं आएंगे 2-3 स्टेशंस, दे विल बी एज डिफिकल्ट फॉर मी जैसे वो आपके लिए हैं, बट समहाउ आई बिलीव आई कैन पास दो स्टेशन, कि मुझे अगर उनकी अच्छी थ्योरी आती है और मुझे पता है कि इसकी इस क्या पैटर्न क्या है, इसकी टेम्पलेट क्या है, ठीक है, तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। 100% पेपर किसी को भी नहीं आता, बिलीव मी, और जो बाकी टफ डिफिकल्ट होता है, मजे की बात है वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, तो पर स्कोर तो वैसे गिर जाता है, और आप लोगों का एग्जाम तो वैसे ही परसेंटाइल पे है, तो गुड न्यूज है यहाँ भी। मेरा खुद जब एग्जाम हुआ, पहला ही सेशन लीफलेट पे था और डाउन सिंड्रोम पे था, हालांकि आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन सम एग्जामिनर थोड़ा एनआईड ही था। और देखो ये तो एक अलग सी बात है ना, एग्जामिनर एनआईड हो भी सकता है, वो उसके अपने मसले होते हैं, कुछ एग्जामिनर्स होते हैं ऐसे, लेकिन चले उस वक्त तो 12 स्टेशन होते थे, अगर एक एग्जामिनर अच्छा नहीं भी है तो बाकी में तो कंपनसेट किया जा सकता है ना, पास हो जाते हो। तो मैंने फिर उसको वहीं बंद किया, ठीक है, उसने शुरू में मुझे बोलने नहीं दिया, तो फिर वो सेशन गंदा हो गया। लेकिन फिर मैंने ये किया कि नेक्स्ट जो स्टेशन थे 11, उस पर मैं भूल गई कि मेरे पहला स्टेशन कैसा होगा। मैंने कहा अब आर्या पार ये स्टेशन है, बस यही सोचना है, एंड आई एम गोइंग टू
पास इट बाय एनी मीन। और फिर जब थर्ड सेशन आता तो फिर मैं पहले 2 भूल जाती थी। ठीक है, तो इस तरह करने से ओवरऑल पास हो गई। तो आप जो बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं ना कि जैसे आप थ्योरी में भी पहले 2-4 क्वेश्चंस नहीं आए तो बस उन्हीं पे बैठे रहे, सारा टाइम उन पे निकल गया और बाकी आपने अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसा नहीं करना। और आपने जो कि ऐसा नहीं किया, पास हुए हो, तो अब आपने इसी को अप्लाई करना है और टॉक्स में ऐसा नहीं करना। 1-2 स्टेशन सबके गंदे होते हैं, प्रोबेबली ये है कि उस पर थ्योरी भी नहीं आती होगी, तुम लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है, भाड़ में जाए वो। ठीक है, चुप करके बैठे रहो, अगर कुछ भी नहीं करना लेकिन अगले स्टेशन पे उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, चुप करके के तो नहीं बैठेंगे, बिकॉज वी हैव वेरी गुड टेम्पलेट्स। ठीक है, चलो तो जनाब अब आपका सिलेबस बताती हूँ। सिलेबस तो वही है जो थ्योरी का था, वही टॉक्स का है ना। अगर हम आते हैं एंटीनेटल केयर या मेडिकल डिसऑर्डर पे, तो यही है कि एंटीनेटल केयर क्या होती है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या करना है, जेस्टेशनल का क्या करना है, डायबिटीज का क्या करना है, कार्डियक का क्या करना है, थायराइड का क्या करना है, सीकेडी का क्या करना है, ऑटोइम्यून कंडीशंस इंक्लूडिंग एपिलेप्सी का क्या करना है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं जैसे एपिलेप्सी है मोस्ट कॉमन, डर्माटोलॉजिकल कंडीशन जैसे ऑब्सकोली, एलएस वगैरह आ गए, ड्रग अब्यूज आ गया, स्मोकिंग, एनीमिया, पेन, CA in pregnancy और infection in pregnancy और again medication in pregnancy and maternal mortality, ये सारे। अब इसमें जो मैंने किए हुए ना येलो, दे आर टॉक स्टेशन जो अभी रिसेंट एग्जाम में आए हैं। मतलब एक पेशेंट, एक आपको एक कमांड दी गई है कि व्हाट इज एंटीनेटल केयर पाथवे। एक पेशेंट बता दी कि उसका पिछला बच्चा जो था ना डायबिटिक था, अगर ये 8 हफ्ते पे आपके पास बुकिंग पे आ जाती है तो फर्दर आप डिजाइन करोगे इसका एंटीनेटल केयर पाथवे क्या होगा, और एंटीनेटल केयर पाथवे होता क्या है, करेंगे क्या, फायदा क्या है। ऑब्वियसली जब पेशेंट बुकिंग पे आती है तो हम असाइन कर लेते हैं कि लो रिस्क है, हाई रिस्क है, और इंडिविजुअलाइज करके प्लान कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन भी आ चुका है, आईयूजीआर भी आ सका है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन वैसे तो मेडिकल डिसऑर्डर में आता है, आईयूजीआर फीटल मेडिसिन में आता है, लेकिन मैं खट्टा ही कराती हूँ क्योंकि होता क्या क्रॉनिक हाइपरटेंशन से आईयूजीआर। चलें, अच्छा तो डायबिटीज भी आ चुका है। ठीक है, कार्डियक डिजीज भी आ चुका है, थायराइड आ चुका है, सीकेडी बहुत आ चुका है। एमसीपीएस में सीकेडी, रीनल ट्रांसप्लांट तो बड़े फेवरेट रहे हैं अगर आप प्रीवियस स्कूल देखें। ऑटोइम्यून कंडीशंस में एपीएलएस, एसएलई बहुत कम आया, बट एपीएलएस विद रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस आता है यूजुअली। लिवर एंड जीआईटी डिजीज, इसमें हेपेटाइटिस आता है और इसमें वो कुछ और डिफरेंट तरीके से आता है, जैसे कि पेशेंट लेबर में आ गया है, सी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो फिर पेशेंट की स्टाफ प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन, या उसको प्रिक हो गया, इस किस्म की चीजें। ठीक है, वैक्सीनेशन इश्यूज वो जैसे आप थ्योरी में करते हो, लेकिन जो मैंने किया हुआ है ना येलो, दे आर पास टॉक स्टेशंस, और हैं तो ये सारे ही, मतलब 2015 से ऑनवर्ड आई हैव ऑल स्टेशन डिटेल, लेकिन ये बड़े रिसेंट एग्जाम में आए हैं। ठीक है, रिसेंट एग्जाम से बताते हैं जब एक स्टैंडर्ड टॉक्स में आए हुए हैं। प्रीक्लेम्शिया आ चुका है, एक पुलिसमैन की बीवी आई हुई थी प्रीक्लेम्शिया लेके, डायबिटीज आ चुका है, इंटरनल इन्फेक्शन आए हुए हैं, पेन के साथ मरीज आ गई भाई, बैठी हुई है वो, हाँ देखो पेन के साथ आई हुई थी, और आपने ड्यूटी तो सारी पेन की पूछनी थी, प्रेगनेंसी में पेन क्यों होता है, बट निकला डोमेस्टिक वायलेंस लेकिन वो तो बाद में निकला ना जब आपने सारी डिटीज एक्सक्लूड की। ठीक है, और पीसीएम आ चुका है, अभी ये स्टेशन पीसीएम का आया हुआ है टॉक्स में, तो घबराना नहीं है, आपकी थ्योरी अच्छी है, हम ये कवर कर लेंगे। और इन वेरी, और इससे क्या होगा, थ्योरी तो अच्छी है, लेकिन अब जब आप इसको एज ए रोल प्लेयर या 1-to-1 करेंगे मजीद निखर जाएगी। तो जिन बच्चों का यूजुअली एग्जाम पास नहीं भी होता, मैं उनको यही एडवाइस देती हूँ कि इफ यू आर वेरी डिप्रेस, कि आपने सोचा है कि भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ओपन those topics again and to do them in a similar way जो आप पिछले 2-3 years से कर रहे हो since your training, तो do them in a new fashion, उससे आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा, आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। तो जैसा कि जब आप पेपर देके आए थे, मैंने आपको बोला था कि भूल जाओ रिजल्ट को, पास होते हो तब भी टॉक्स के लिए पढ़ो, क्योंकि जल्दी तुम लोगों को मतलब ग्रिप आ जाएगी और जल्दी चांसेस हैं पास होने के, और अगर फेल भी होते हो तब भी टॉक्स के लिए पढ़ो, क्योंकि तुम रीलर्न करोगे चीजों को इन अ मोर ब्यूटीफुल वे, राइट। चलें, तो ये सिलेबस की बात हो रही थी, अब हमने इसमें एंटीनेटल केयर और मेडिकल डिसऑर्डर देखे हैं। फीटल मेडिसिन में जो लिस्ट है तो लंबी तो बहुत है, बट जो भी रिसेंट टॉक्स में आया हुआ है वो फीटल इन्फेक्शन है, पार्वो बहुत पूछते हैं, रूबेला बहुत पूछते हैं, या तो वो आ जाती है कोई लेके पेशेंट
बच्चे से कांटेक्ट हो चुका होता है या फिर स्कूल से कांटेक्ट हो चुका होता है, नो शी इज वरीड, फिर आपने इम्यूनिटी चेक करके उसका प्लान करना होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ठीक है, इम्यून है तो बल्ले बल्ले जान छुटी और नॉन इम्यून है तो फिर देखना। नॉन इम्यून को फिर एक ही तो सैंपल पे नहीं कहते, फिर उसका पेयर सैंपल कराना होता है। ठीक है, या एक पेशेंट का प्रीवियस फेटल लॉस है, अब वो प्री कंसीपियल काउंसलिंग के लिए आई है, या नॉर्मलस बच्चा आ गया 20 वीक्स पे, दैट इज वेरी सेंसिटिव स्टेशन। वैसे मैं ये बताती हूँ, ये मुझे मुश्किल लगता था, खैर अब नहीं लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एवन ना बैड न्यूज भी ब्रेक करनी है और फिर उससे छोटी बड़ी हिस्ट्री भी निकलवानी है कि हुआ क्यों इसको, एनॉमलस बच्चा, और फिर रिकरेंस भी अवॉइड करनी है और अब इसको डिलीवर भी तो करना है ना। एंड व्हाट इफ शी हैज प्रीवियस कार, तो ये अच्छी खासी एक मुसीबत है, बट नो वरीज, वी विल डू इट, वी हैव अ वेरी गुड टेम्पलेट फॉर दिस। या कुछ पेशेंट होती हैं जिनका कंबाइंड टेस्ट हो चुका होता है, वो उसकी रिपोर्ट लेके आती हैं, आपको इंटरप्रेट भी करनी होती है, उसको बताना भी होता है भाई क्या लिखा हुआ है, अब हम करेंगे क्या, एमन्यू करेंगे, सीवीएस करेंगे, राइट। और फिर उसको काउंसिल भी करना होता है अबाउट दिस कि हाउ वी विल डू दिस, और इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे और फायदा क्या होगा, राइट। और स्टिल सीवीएस में कुछ इश्यूज भी है मोसाइकिज्म के, वो भी बताने हैं। इसी तरह कोई पोली के साथ आएगी, कोई लाइकर के साथ, कोई आईयूजीआर के साथ। तो ये जो मैंने येलो किया में, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये वो स्टेशन है जो भी एग्जाम में आ चुके हैं। अब अगर मैं कहूँ कि 6 दिन एग्जाम हुआ है और हर दिन 12 स्टेशन हुए हैं, तो टिपिकली कितने हो गए हैं? वैसे मेरी तो मैथ भी अच्छी नहीं है, 60, हाँ ये 150 के करीब हो गए हैं स्टेशन। और टॉपिक ही पूरे सिलेबस गायनी-ओब्स के हैं ही 150 तो इसका मतलब कुछ छुटा नहीं है बट ये जो है ना, ये बड़े फेवरेट हैं, ये आए काफी दफा है। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी के साथ आ गया, हिस्ट्री कैसे लगेगी, क्यों प्रोलॉन्ग हुई है, मिस्टेकन डेट्स तो नहीं है, बच्चे में कोई नॉर्मली तो नहीं है सर की, पिछला बच्चा तो नहीं था पोस्ट डेट, और अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, अब इसमें क्या करना है ना। वो इंडक्शन रिफ्यूज करते तो फिर कैसे सर्वेलेंस करनी है, फिर बताना भी है भाई होगा क्या, सीटी होगा, सिटिल बर्थ होगी। ठीक है, तो लेट लेबर में क्या होगा, या लेट प्रेगनेंसी में प्रीटर्म में आ गया, पी प्रॉम आ गया, ईपीएच आ गया, आईयूडी, ये सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं, टोक्स के एग्जाम में। ठीक है, इंडक्शन आ चुका है, इस पे तो खैर एफसीपीएस का एक ऑडिट भी आया था। पुअर प्रोग्रेस के साथ पेशेंट आ जाएंगे। अच्छा, ये जो लेबर है ना, ये लेबर बोर्ड में आते हैं, लेबर बोर्ड में 5 सिनेरियोज दे देते हैं, कोई प्रीटर्म लेबर के साथ आ रही है, कोई प्रॉम के साथ आ रही है, कोई एग्रेटा के साथ आ रही है, कोई ट्रांसवर्स लाई के साथ आ रही है। तो फिर आपने प्रायोरिटाइज करना है, ट्राई एज करना है, किसको क्या करना चाहिए, एसआर को क्या करना है और एचओ को क्या करना है। ठीक है, ये सब चीजें आपने साइन करनी है। तो अगेन टॉपिक अच्छे कवर करते हो तो फिर ये सब चीजें इजीली हो जाती हैं। बट लेबर और कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली स्किल में आता है, स्किल के स्टेशन 4 थे अभी हमने देखे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर अगर मैं कहूँ ना, अगर आप मुझसे पूछें कि भाई एक मॉडल बता दो उससे, तो वो कौन सा है, आई विल से लेबर, क्योंकि 4 स्टेशन आ रहे हैं। ठीक है, 2 to 3 आ जाते हैं। अगर आप कहेंगे लेट्स गायने में कौन सा, तो मैं कहूँगी कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि इट कुड कम एज ए रोल प्ले स्टेशन, 1-to-1 डिस्कशन, और इट कुड कम एज ए स्किल स्टेशन। हर जगह तो टांगड़ आएगा, ये रखो डिवाइस, रखो जडेल रखो, या आ जाएगी मिसप्लेस आईसीडी के साथ, या प्रेग्नेंट होके आ जाएगी, है ना। सारे बहुत सारे सिनेरियोज बन जाते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन लेबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेज के मसले ये तब आते हैं जब आपको बहुत सारी सीटीजीज देखनी पड़ती है, लाइक जिसमें हाइपर स्टिमुलेशन हो रही है, किसी में रप्चर हो रहा है, किसी में मिकोनियम आ रहा है, किसी में कॉर्ड प्रोलैप्स के पैटर्न आ रहा है ना, किसी में कुछ भी नहीं है, नथिंग, सिर्फ वेरिएबल डी सेल्स हैं, लेस देन 90 मिनट, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ब्रीच आ जाएगा, ये डिलीवर भी करना पड़ता है, ओएसएस रिपेयर करना पड़ जाएगा, आईवीडी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी तो बहुत आता है। मतलब ये जो लेबर में है ना इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ये तो आना ही आना है, ये तो पेपर आउट मैंने तुम लोगों का कर दिया। ठीक है, और एक आएगा लेबर बोर्ड जिसमें सीटीजी और वेरियस ट्राई एज वगैरह करनी है। लेबर में वैसे यूजुअली 2 तरह के आते हैं, या तो लेबर बोर्ड होता है जिसमें 5 मरीज होते हैं, जिसको आपने देखना होता है कि किसको पहले नंबर पे हाथ लगाना है, किसको दूसरे नंबर पे, किसको तीसरे नंबर पे। और एक ऐसा होता है जिसमें सीटीजीज होते हैं काफी सारी, जिसको आपने इंटरप्रेट करना होता है। और सीटीजी का आप चूंकि थ्योरी में ले भी चुकी हो, जिंदगी काफी आसान है, थोड़ा उसको प्रैक्टिकल में और कर लेंगे। चलो, अगर थ्योरी नहीं भी ली तो नो वरीज बिकॉज वी विल रिवाइज थ्योरी अगेन, क्योंकि अच्छी थ्योरी के बगैर तो हम गुजर ही नहीं सकते ना। तो रिवाइज थ्योरी अगेन। इसके बाद है जनाब पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन, जिसमें हर दूसरे पेपर में रिससिटेशन आ रही है बच्चे की, ठीक है, या माँ की आ रही है, वो कोलैप्स हो गई, ये तो पक्के स्टेशन है ना, या पीपीएच के साथ कोलैप्स हो गया। और एमसीपीएस में तो अभी ये भी आया पोस्टमार्टम पैरेक्सिया, एक एंडोमेट्राइटिस और एक
हाँ, एक था एंडोमेट्राइटिस और एक था सेप्टिक अबॉर्शन, ये आया हुआ है अभी। ये डिस्टर्ब पोस्टनेटल डिप्रेशन हर दफा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टाइटिस आ चुका है, ठीक है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। CPR तो आता ही आता, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ छुटा नहीं है वैसे। कोई आप किसी के पास जाएंगे, भाई हमें UQ लगा दें स्टेशन, हमें टॉक्स में क्या करना है, तो ये देखे पूरा सिलेबस सामने ही है। तो गायनी में तो जनरल गायनी की मैं बात कर रही हूँ, इसमें टर्नर पे स्टेशन आ चुका है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे बहुत सारे आ चुके हैं, फाइब्राइड पे आ चुका है। फाइब्राइड में भी एक मुसीबत नहीं है, या तो फाइब्राइड इनफर्टिलिटी के साथ आ रहा है, या HMP के साथ आ रहा है, या मैस एब्डोमेन के साथ आ रहा है, ठीक है। हर तरीके से करेंगे। इनफर्टिलिटी IVF के हर दूसरे दिन स्टेशन आए हैं, कभी मेल फैक्टर लेके पूछा गया है, कभी फीमेल फैक्टर, कभी अनएक्सप्लेन्ड, कभी IVF की काउंसलिंग, ये सारे आए हैं। तसल्ली से उन्होंने इसको पूछा है। मिसकैरेज आ चुका है, जैसे मैंने बोला, सेप्टिक मिसकैरेज, ओवरियन इनसफिशिएंसी आ चुका है। इसमें करना तो खैर इसमें भी IVF ही था, लेकिन बताना भी तो था ना कि व्हाई शी हैज गॉन थ्रू विद दिस इनसफिशिएंसी। और साइकोसेक्सुअल मेडिसिन, मतलब वल्वोडाइनिया, ठीक है। अब यूरोगाइनी ऑन्कोलॉजी में, अब मैंने इसको शायद हाईलाइट करना मैं भूल गई, लेकिन इसमें आया है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड प्रोलैप्स, ठीक है। और इन्फेक्शन में अगर आप देखें तो ये आया है सेक्सुअल असॉल्ट हर दूसरे दिन, और FGM वैसे नहीं आया, लेकिन ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि ये थ्योरी में बड़ा आता था। बाकी बिनाइन वल्वल कंडीशंस थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट थी, हाँ, वल्वोडाइनिया आ चुका है, ये टॉक्स में था। प्री इन्वेसिव डिजीज जैसे सिन है, ये बहुत है टॉक्स के लिए इम्पोर्टेंट। वैसे मेरा प्लान था आज मैं सिन करवाऊँ, बट मैंने ना PPT नहीं तैयार कर पाई मैं, तो तुम लोगों के इतने सारे रिजल्ट, वो न्यूज आ रही थी पास। क्या चाहिए? अच्छा मैं देती हूँ। तो सिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपसे इसको भी सिन करवाया था, मुझे थोड़ा मजा नहीं आया उनको करवाते हुए, वो इतना मुश्किल हो जाता है ना, सिन 1, सिन 2, सिन 3, फिर किसको ट्रीट करना है, वो कहीं में ट्रीट कराना नहीं है तो ट्रीटमेंट का फॉलो अप डिफरेंट, नहीं ट्रीट कराना तो उसका फॉलो अप डिफरेंट, और फिर CGIN के मसले, और फिर बहुत मसले तो मैं उनको भी दोबारा कराऊंगी, आपको भी दोबारा कराऊंगी, ठीक है। मेरा प्लान था आज का, बट मेरी PPT नहीं बनी। खैर, ऑन्कोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कैंसर नहीं छोड़ा, कोई कैंसर नहीं छोड़ा CPSP ने, वल्वल कैंसर तक नहीं छोड़ा टॉक्स में, तो वो ये तो सारे इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियल, सर्वाइकल, सिस्ट, कोई एडिडक्सल टॉर्शन, एवरीथिंग। मोलर 3 दफा आया होगा, कभी कोरियो बना के, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। तो देखें, ये सारा सिलेबस इतना ना इम्पोर्टेंट है, मैंने सारा एक बार डाई व्यू में सारा कवर बता दिया कि कितना अभी रिसेंट एग्जाम में कौन कौन से स्टेशंस आए हैं, लेकिन बिलीव में जिनको मैंने मार्क नहीं किया वो भी आए हुए हैं, अगर आपके पास मेरी पास पेपर स्टॉक्स की बुक है तो। ओके, तो अब हमने इतनी सारी बातें बोरिंग बोरिंग की हैं, बट एग्जाम में अब टॉक्स में कैसे आएंगे? अगर मैं कहूँ कि मॉड्यूल इस तरह से हैं, जैसे कि मैं थ्योरी में बताती हूँ, और थ्योरी में भी ऐसे कवर कराती हूँ जैसे टॉक्स में कराती हूँ, ताकि वो सेम पैटर्न रहे। तो एंटीनेटल केयर और लेबर पोस्टनेटल 40% पूरे एग्जाम को कवर करता है। फिटल मेडिसिन इंक्लूडिंग मेडिकल डिसऑर्डर 20% एग्जाम को कवर करता है। ऑन्कोलॉजी 20% एग्जाम को कवर करता है। यूरोगाइनी 20% कवर करता है। अर्ली प्रेगनेंसी 10% करता है। जनरल गाइनी और इन्फेक्शन 30% कवर करता है, ठीक है। तो देखें लेबर कितना कवर करता है, बट लेबर ऐसा नहीं आता रोल प्ले के साथ या शॉर्ट केस, लेबर आता है स्किल में, ठीक है। और कितना कुछ स्किल्स के स्टेशन है अभी आप देखेंगे, और उसमें 80% 90% तो यही है लेबर। अच्छा, फीटल मेडिसिन की कवरेज 20% है, लेकिन ये 50% या तो शॉर्ट केस के फॉर्म में आएगा कि विद एग्जामिनर डिस्कस करो, या फिर एक रोल प्लेयर के साथ। ये स्किल में नहीं आता कि भाई एमनियोसेंटेसिस कर दो, ये नहीं आता ठीक है। अच्छा, ऑन्कोलॉजी जो है ना 70% शॉर्ट केस में आया है, मतलब ये 1-to-1 विद एग्जामिनर आया कि एग्जामिनर ने बताया कि पेशेंट एंडोमेट्रियल कैंसर के साथ 70 साल की, अब इसकी THBS हो गई, इसको अब स्टेज 1 है और लेस देन 50% है, अब क्या करना है, उसको HRT भी चाहिए, चलो ये भी है साथ में ठीक है, बताओ उसको। या फिर कभी कभार ये भी है कि रोल प्लेयर के साथ भी आया है, जैसे पेशेंट की प्रेगनेंसी थी, अबॉर्शन था, और अब उसके बाद ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, 8 हफ्ते गुजर चुके हैं, और उसको नाज़ा बहुत है, PA पे तो मैस है, तो फिर अब मोलर की तरफ जाता है, तो फिर आपने उसे वो सारी बातें करनी होती हैं, ठीक है। बट ऑन्कोलॉजी के लिए 20% है, बट 70% ये विद एग्जामिनर आया है। तो यूरोगाइनी 20% कवर करता है, बट 70% ये स्किल में आता है ना। अमेजिंग सी बात, जैसे पॉपक्यू
जैसे यूरोडायनेमिक ग्राफ्स स्किल पे आते हैं ना, होएवर 10% ये आता है शॉर्ट केस भी और रोल प्लेयर भी। होएवर यूरोडायनेमिक का एक शॉर्ट केस भी आ चुका है, एक रोल प्ले सेशन भी आ चुका है। मैंने कहा मैम को वर्बली जाके ना ये बोलूं, तो इसलिए वो किया। तो मैम आज क्लास अभी अभी मुझे असल में, मैं खुद प्राइवेट में पेशेंट में बिजी थी तो रिजल्ट ही नहीं देखा है, अभी जाके देखा है। चलो तुम्हारे को पास हो गई हो। थैंक यू सो मच चलो अभी जो तुम्हारा मैम। ये ओरिएंटेशन क्लास अभी शुरू हुई है? थोड़ा लंबा हो गया लेकिन रिकॉर्डिंग होगी अवेलेबल, नो वरीज। ठीक मैम, वो आज का डे दे देती ना, थोड़ा सा हम भी वो कश्मकश में थे ना मैडम। वो असल में मेरे बहन तो बस सबका रिजल्ट था, सबके आज सब क्लियर हो चुके थे, तो एक नई थी बीच में। चलो आज आपका दिन था। एक्चुअली सेशन तो कल से ही प्लान था, मुझे नहीं पता था वो रिजल्ट तो आ पता है जाएगा। मैडम, वो असल में कल से प्लान था, लेकिन हम इतनी टेंशन में थे ना कि वो जब घर में ही रिजल्ट आ रहे हो ना, दूसरों के तो सब क्लियर हो रहे हो, तो ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो चलो आज तो फैमिली का रिजल्ट आ गया पूरी। हाँ हाँ जी मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलें, बस मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, फिर मैं आपको अच्छी सी ब्रेक दूंगी नमाज की, ठीक है? ठीक मैडम। मैडम मैं पूछ रही थी कोई डेट है टॉक्स की कि कब तक होगा? वैसे टॉक्स की नवंबर में तो एफसीपीएस का है, उसके बाद आपका होगा, तो मुझे लगता है नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा आपका। ठीक है। ठीक है, जो सीपीएससी का तैयारी तो पैटर्न अभी है। से करनी पड़ेगी ना मैडम, जैसे हमने मई में शुरू की थी तैयारी। हाँ तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, काम ज्यादा है, देख लो सामने। जी मैडम, ये तो बड़ा मसला आप है वैसे नहीं तो। मसला नहीं है, यू हैव डन 70%, बिलीव मी। सिर्फ 30% है ट्यूनिंग करनी है अकॉर्डिंग टू टॉक्स, दैट्स ऑल। बस मैडम गाइड आप करेंगी, तो हमने आपको बहुत तंग भी किया हुआ है। नहीं नहीं, मैं दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो तो हम बात कर रहे थे मॉड्यूल की, कि ये मॉड्यूल है जैसे सामने नजर आ रहे हैं, एंटीनेटल, ऑन्कोलॉजी, यूरोगाइनी। तो ये आपके पूरे एमसीपीएस एग्जाम को कवर कितना करते हैं, ठीक है? तो ये परसेंटेज लिखी हुई है। तो अगर हम ऑर्डर में जाएं, सबसे ज्यादा लेबर कवर करता है, फिर जनरल गाइनी, और सबसे कम अर्ली प्रेगनेंसी, और फिर बाकी सारे 20% है। बट इनका पैटर्न पूछने का क्या है? हाँ रुखसाना, नो वरीज, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। तो पैटर्न ये है कि हम देखते हैं कि स्किल्स में सबसे ज्यादा कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ये जो लेबर है ना, ये सबसे ज्यादा स्किल में आ रहा है। तो हमने जब तैयारी करनी है तो हमने स्किल करनी है परफॉर्म, हमने पोसिस रिपेयर करना है, जैसे पेनियल टीयर है, एपिजियोटमी रिपेयर करनी है, मैनुअल रिमूव प्लेसेंटा करना है, आईवीडी मतलब इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरीज। अजान फिर हो गई एक और, 5 मस्जिदें हैं मेरे इर्द गिर्द। ओके सो अजान खत्म हो गई है। तो स्किल में आपने लेबर, कॉन्ट्रासेप्शन और यूरोगाइनी, इनके जब मॉड्यूल करने हैं, ऑब्वियसली हम करेंगे, आई विल शेयर यू प्लानर। तो उसमें हम देखेंगे, हम स्पेसिफिक डेज दे रहे हैं कि हमें स्किल करनी है, ठीक है? हमने लेबर की स्किल 3 दिन में कंप्लीट कर देनी है, यूरोगाइनी के 2 दिन में, 1 दिन में पॉप की हुआ, 1 दिन में यूरोडायनामिक्स या टीवीटी। वैसे टीवीटी कभी आया नहीं है एमसीपीएस में, अच्छी बात है। कॉन्ट्रासेप्शन में आईयूएस डेल या पीपीआईएसडी। पीपीआईएसडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन आया एग्जाम में। खैर ये स्किल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ना नहीं है इनको जितना इनको करना है, ठीक है? ओके तो बाकी फिर रोल प्ले के साथ हो, शॉर्ट के साथ या फिर एग्जाम के साथ होते रहेंगे। क्लिनिकल गवर्नेंस में क्रिटिकल अप्रेजल आया है काफी दफा एमसीपीएस में, टीचिंग और ऑडिट अभी तक नहीं आया, अभी जो एग्जाम चेंज हुआ है।
ठीक है, लेकिन इसके टेम्पलेट कर लेंगे ताकि आ भी जाए तो इजी हो। अमन ना करो बच्चे। तो ये था ओवरव्यू आपके सिलेबस का। तो अब हम आ जाते हैं बुक्स पे। बुक के लिए तो अभी तक मैं वॉल्यूम 1 बना सकी हूँ, एक्सटेंडेड टॉक्स गायनी का। मतलब इसमें गायनी के जितने भी टॉक्स पॉसिबल हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं मॉड्यूल वाइज, सारे के सारे। तो बेसिकली टॉक्स के लिए आई हैव डिजाइंड 3 बुक्स, 1 एट गायनी, 1 एट ओब्स एंड 1 एट पास्ट पेपर्स। तो वॉल्यूम 2 में ओब्स है और वॉल्यूम 3 में पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम एफसीपीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉल्यूम 1 कम्प्रिहेंसिव एक्सटेंडेड टॉक्स की ले ली, इसके अलावा उन्होंने पास्ट पेपर्स की बुक ले ली जो कि फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, और वो चूंकि बुक फार्म में है तो कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। होएवर जब इसको रिवाइज करके लिखूंगी जिसमें आपके एक्सटेंडेड टॉक्स भी ऐड करूंगी तो इट विल बी अ लिटिल बिट कम लेटर। तो इट्स अप टू यू, बट इफ यू आर ज्वाइनिंग द कोर्स तो फिर तो परेशान होने की बात ही नहीं है, बिकॉज कोर्स में मैंने अब मेरी जो पीपीटीज हैं वो बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है मेरी बुक्स की। तो ये बुक्स अभी अवेलेबल है वॉल्यूम 1 ना, एंड यू कैन ऑर्डर इट, बट अगेन यू कैन सी दिस इज अ लेजर प्रिंट, लेजर 4A साइज पे है, बुक फॉर्म में अभी नहीं आई। बुक फॉर्म में ये होता है कि 3-4 महीने लग जाते हैं बुक को आने में, एक प्रोसेस है ना। तो और जो कि एग्जाम कैंडिडेट्स होते हैं उनको अर्ली चाहिए होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज स्लाइटली कॉस्टली, अबाउट 3500 की है। और एंड इस कॉस्ट की वजह ये है कि दिस इज इनटू 4A साइज एंड लेजर प्रिंटिंग है, ठीक है। और जो कमिंग बुक है इसके बाद जो आएगी इसी महीने इंशाल्लाह, कम्प्रिहेंसिव एक्सटेंडेड टॉक्स एट ओब्स हैं। इसमें ओब्स के सारे केसेस हैं विद रोल प्लेयर, विद एग्जामिनर इन एनी वे, ठीक है। हाँ, स्किल का मसला रहेगा, स्किल को मैं टेम्पलेट फॉर्म में लिखूंगी जरूर, बट परफॉर्म आपने करना है, एंड आई विल गिव यू सम वेरी गुड वीडियो लिंक्स, यू कैन वॉच देम एंड यू कैन ड्रिल देम एट योर होम, ठीक है। और फिर थर्ड वॉल्यूम 3 होगा एक्सटेंडेड टॉक्स के पास पेपर में। इस बुक का जो ओल्ड एडिशन है वो तो मार्केट में अवेलेबल है, उसमें आईएमएम एमसीपीएस एफसीपीएस के सारे पास पेपर्स हैं टिल 2021। अब चूंकि पेपर चेंज हो गया जाके 2022 में, तो ये वाले जो 6 पेपर्स हैं ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आई विल ऐड देम, बट थोड़ा लेट है। बट इफ यू आर जॉइनिंग द कोर्स तो वो 6 के 6 पेपर्स तो वैसे डिस्कस हो जाएंगे, और जो एमसीपीएस का पेपर है वो तो वैसे ही मैं करवा चुकी हूँ, एंड इट्स फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो जरूर आपने अपना एमसीपीएस का पेपर सुनना है, वो मेरी अपनी ही कैंडिडेट ने बहुत ही नाइसली उसको जो है, एंड आई वाज टेकिंग एग्जाम एंड शी वाज गिविंग यू मी लाइक अगेन एग्जाम आफ्टर पासिंग, फॉर यू पीपल के आप लोग देख लेंगे एग्जाम कैसा हुआ था, ठीक है। तो वो जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी है, कल वैसे मैंने भेजा भी था मैं काफी दफा ग्रुप में, तो आई एम होपफुल के आपने किया होगा। अच्छा, अब बुक्स में MRC3 की बुक्स भी हैं, ये भी करेंगे, सारी नहीं कर ही नहीं सकते सारी, ये तो 20 किताबें हैं, और पैटर्न भी चेंज है हमारे CPSP से, लेकिन कुछ स्टेशन वाकई इतने प्यारे अच्छे हैं वो हम करेंगे, ठीक है। टिल एग्जाम हम 1-2 स्टेशन करते रहेंगे इंपॉर्टेंट वन, तो ये भी कवर हो जाएंगे, लेकिन ओनली सिलेक्टेड स्टेशन विच आर रेलेवेंट टू योर ओन एग्जाम, वरना तो करने को तो किताबें भरी पड़ी हैं दुनिया में, लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं, पॉसिबल नहीं है इतना कुछ करना, ठीक है। तो इफ टीचर अच्छा होगा तो आपको बहुत कंसाइज किस्म की कवरेज कराएगा कि बहुत एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े और कुछ छूटे बिना, ठीक है। हाँ, लिंक में भेज देती हूँ, नो वरीज। चलो, हाँ रीड तो करेंगे लेकिन ओनली सिलेक्टेड स्टेशंस। वो ये होता है आप लोग इतने अच्छे होते हैं, पेपर देके आते हो मुझे खुद ही बता देते हो, मैडम ये वाला स्टेशन मैंने कहीं टोनी शोनी में पढ़ा था, ये मैंने रेखा में पढ़ा था, तो मैं उनको आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, उसके सिमिलर वैसे और कर लेती हूँ ताकि अच्छी ग्रिप आ जाए। ओके, तो ये है MRCG की बुक्स जो मुझे पर्सनली पसंद है, एक लिजा जोएल है और एक पता नहीं है क्या नाम है, इतना मुश्किल सामबिट, ठीक है। ये देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मैं जल्दी नहीं ना, ये मैं पढ़ती हूँ तुम लोगों को पढ़ाने से पहले, तो ये थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी है, लेकिन बाकी मुझे कुछ खास समझ नहीं आती, लेकिन ये जो मुझे थोड़ी रेलेवेंट है CPSP के मुताबिक तो ये है, ठीक है। गेट थ्रू भी अच्छी है, ये मैंने पूरी पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, वेरी वेरी गुड बुक, गेट थ्रू इज वेरी गुड बुक। मैं अभी FCPS के लिए मॉक डिजाइन करी थी, मैंने इसमें से कुछ सर्किट में से स्टेशन ढूंढे भी हैं जो मुझे लगा कि मैं उनको मॉडिफाई कर सकती हूँ एज फॉर CPSP एग्जाम,
तो ये मैंने पूरी पढ़ी है, ऐसे बहुत अच्छी बुक है ये। अमन, हाँ बेटे, तो चलो, तो एमएचएलजी की बुक्स करनी है बच्चों, ठीक है। अगर लेना है तो वो एक 50 केसेस रेखा की बुक है, और एक ये ऑक्सफोर्ड है, पता नहीं ये सामने नजर आ रही है, कुमरासी। और ये जो आर्य कुमरासी है ना, इसके यूट्यूब पे मैंने कुछ लेक्चर्स भी देखे हैं हमारे यूट्यूब के, जैसे कि मैंने आप लोगों को शायद शेयर भी किया होगा, ब्लैडर रिपेयर, यूटर रिपेयर, वो इसी का ही था। ये बड़ा अच्छा बनता है। और बाकी तो बुक्स बहुत हैं, अच्छी तो सारी हैं, पर वो फायदा क्या जब टाइम ही नहीं है, जब आपके एग्जाम से रेलेवेंट ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, फिर अब एक टिप मैं दे रही हूँ कि आपने तैयारी शुरू करनी है ना, तो आपने 2 बुकलेट्स बनानी है अपनी, एक गायनिक एक ओप्स की, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टिप तुम पल्लू से बांध लो और पूरी जिंदगी तुम लोगों के काम आएगी, जब कंसल्टेंट बन जाओगे तब भी, ठीक है। एक गायनिक की और एक ओप्स की 2 बुकलेट्स आपने बनानी है। करना क्या है उन बुकलेट्स का, वो मैं बताती हूँ। ये कहाँ से आ गई स्लाइड, चलो ये मैं स्लाइड आई गई है तो तुम देख लो। ये एमसीपीएस का पेपर है जो एग्जाम के रिवाइज होने के बाद पहली दफा 11 अगस्त को एमसीपीएस के लिए हुआ था, और ये एक ही दिन हुआ था पूरा पेपर। हाउएवर एफसीपीएस के पेपर चूंकि कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो 5 डेज चले थे टोटल। मैं इनको 6 कहती हूँ, है तो ये सीपीएसपी का पूल, ठीक है। तो ये हम करेंगे 6 के 6 सारे। तो ये इसका रिव्यू है। इसमें देखें रोल प्ले के सेशन हैं, ये शॉर्ट केसेस हैं, ये स्किल्स के सेशन हैं, और ये क्लिनिकल गवर्नेंस के आप कह लें। तो ये टोटल हो जाते हैं। जैसे क्लिनिकल गवर्नेंस में अगेन मैंने तुम्हें बोला ना कि आता है क्रिटिकल अप्रेजल, डिस्चार्ज स्लिप्स थी 2, ठीक है। एक डोमेस्टिक वायलेंस पे आया हुआ था, ठीक है। और वो ग्लासेस पहन के बैठी हुई थी और उतार नहीं रही थी, जब उतरवाई तो उसके नीचे एक ब्रूस था। खैर, स्केल में पीपीए से भी आया था, ठीक है। और एक आया था पेशेंट, हाँ एक आया था पीपीएच पे, स्किल परफॉर्म करनी थी, इसमें बैलून डालना था, टेम्पोनेट डालना था, वो कंडोम कैथेटर। और एक था कि बीलिंच लगाना था, ये भी स्किल है। और एक था लेबर केयर गाइड, तो ये भी स्किल में ही आता है। मैं ग्राफ स्किल में कराती हूँ, जैसे यूरोगाइनी के ग्राफ हैं, या ये लेबर केयर गाइड के, या ग्राफ में सीटीजी भी आ जाता है। अच्छा, तो शॉर्ट केसेस आया था डायबिटीज का, एग्जामिनर के साथ स्ट्रक्चर डिस्कशन थी, कुछ नहीं छोड़ा एग्जामिनर ने इस पे, डायबिटीज सारा 10 मिनट बहुत होते हैं, बिलीव में। तुम लोगों को लगता है 10 मिनट बहुत छोटे हैं, बड़ा जल्दी स्टेशन गुजर जाएगा, तो इसमें बड़ा सुपरफिशियल कर लेते हैं। लिटरली ये जो 10 मिनट होते हैं आपकी जिंदगी के तवील तरीन 10 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर तो फिर एग्जामिनर होते हैं, उनका जिंदगी में काम भी पेपर लेना है, वो तो निकलवा लेते हैं एक एक चीज। डायबिटीज एनीमिया को जैसे मैं कहती हूँ ना, हल्का नहीं लेना, तो हल्का नहीं लेना, ठीक है। फिर एक और पेशेंट आ गई थी अक्यूट एब्डोमेन लेके, उससे एग्जामिनर ने ना एक ईआर का सिनेरियो दिया, जैसे यूट्राइन परफोरेशन का, और फिर डायग्नोसिस निकलवाया, डीडीज बनवाए, फिर हर एक की मैनेजमेंट पूछी। वो जैसे कि मेरा स्टाइल है, मैं आप एबीसी ग्रुप में भी देख रहे होंगे, टिपिकल अगर वो आप फॉलो करते हैं तो ये तो बड़ा हलवा हो गया था फिर, ठीक है। तो अब ये देखें शॉर्ट केस 2 आए हुए एग्जामिनर के साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज हो गया, बाकी दिनों में ऐसा नहीं था, उसमें 4 स्टेशन थे शॉर्ट केस के। हाँ, रोल प्ले के साथ ही देखें कितने स्टेशन हैं। एक आ गया, एक पेशेंट है जो जो है ग्रेविटा 2 पैरा 1 है, सिवियर बैकएक के साथ आई है, बैकएक के साथ। अभी कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल फाइंडिंग है प्रेगनेंसी की, हो ही जाता है बैकएक, इट कुड बी ड्यू टू राउंड लिगामेंट इशू, बट हमने तो बैकएक की सारी डीडीज एक्सक्लूड करनी है, फिर हम बताएंगे कि ये क्या है, और उसकी लास्ट मेडिकेशन बतानी थी, जस्ट दैट्स ऑल, बेड रेस्ट और माइल्ड पेन किलर्स। और 32 पे क्या देंगे, एनसेट तो दे ही नहीं सकते। अच्छा, फिर एक और पेशेंट आ गई प्राइमरी सबफर्टिलिटी के साथ, ठीक है, हस्बैंड प्रॉब्लम था, उसकी हिस्ट्री भी लेनी है, उससे लेनी है रोल प्लेयर से। और रोल प्ले के सेशन में आपको पता है ना, मेडिकल जैगरन यूज नहीं कर सकते, लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर एक और आया था पेशेंट, आ गई है सिस्ट लेके, 13 ईयर की बच्ची, एक सिस्ट लेके आ गई है 4x4 की, और उसको 1 ईयर बिफोर मिनार की हुई थी, अब HMV है।
अब है तो ये निकली तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि इमेच्योर थैलेमस के जैसे निकलता है, बट आपने तो पुबर्टी मेनोरेजिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर सब कुछ एक्सक्लूड करना होता है ना, हिस्ट्री से अंदाज से डिजाइन करनी होती है। फिर एक मोटी पेशेंट आ गई 34 BMI पे और डायबिटिक भी है, और यू नो उसकी जो है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है एक जिसपे एडिनोमायोसिस लग रहा था। अब देखो वो अब ये पेशेंट आई है विद अ कंप्लेंट एंड विद अ स्कैन फाइंडिंग। अब आप पे दो जिम्मेदारी हैं, कंप्लेंट भी एड्रेस करनी है, उसको उसके अल्फाज में बताना भी है कि स्कैन पे क्या नजर आ रहा है, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है और चूंकि डायग्नोसिस तो सामने नजर आ रहा है, फिर मैनेजमेंट ऑप्शन भी डिस्कस करनी है, राइट। तो ये था आप लोगों का पेपर जो अभी हुआ है, इसको प्रॉपर वे में डिस्कशन जो है ये हो चुकी है, वो जरूर सुनिएगा, बड़ी मजे की है। अच्छा फिर अभी इसको रहने दो, इसका आई थिंक कोड मेरा ख्याल है थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं नमाज के। हाँ so should we स्टार्ट करें? फरजाना, फरीहा, इसरा, हुमैरा, सिदरा, सुमैरा, शफीक, करूज, रेडी, कंफर्टेबल? यस। ओके अच्छा, जो शॉर्ट केसेस थे ना वो तो 2 ही थे एमसीपीएस में, लेकिन आपने देखा डोमेस्टिक वायलेंस वाला, उसमें वो रोल प्लेयर नहीं थी, वो पेशेंट थी, वो सॉरी वो एग्जामिनर ही थी पेशेंट। शी प्रिज्यूम्ड कि मैं ही पेशेंट हूँ, ठीक है। तो कुछ इस किस्म के भी स्टेशंस थे जिसमें आइडियली रोल प्लेयर को होना चाहिए था लेकिन नहीं था। समटाइम अगर रोल प्लेयर अवेलेबल ना होना तो सीपीएसपी वाले जो बंदे होते हैं या जो स्टाफ होता है वो क्या करता है, वो एग्जामिनर को ही कह देता है कि अज्यूम यू विल अज्यूम दैट यू आर रोल प्लेयर। तो आपने गलती नहीं करनी एग्जामिनर को देख के आपको लगे कि भाई ये स्टेशन तो एग्जामिनर के साथ है, और आपने उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। जहाँ लिखा हुआ है कि यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद रोल प्लेयर देन एग्जामिनर इज रोल प्लेयर, फिर आपने लेमन लैंग्वेज यूज करनी है, मेडिकल बातें नहीं करनी। तो दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ठीक है। एग्जामिनर बैठा हुआ है, क्योंकि जो रोल प्ले के स्टेशन होते हैं ना उसमें एक रोल प्लेयर होता है, एक एग्जामिनर होता है जो ऑब्जर्व कर रहा होता है आपको, और तीसरे आप खुद होते हो। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है रोल प्लेयर, अभी तो इन्होंने पैटर्न चेंज किया है तो इतना चीजें ऑर्गेनाइज्ड अभी नहीं है, इतना रोल प्लेयर नहीं है। आरसीओजी में तो खैर रोल प्लेयर भी बड़े अकेडमी होती है, वहाँ ट्रेन होते हैं, बट अभी हमने सिर्फ पैटर्न चेंज किया है, हमने प्रॉपर एग्जाम को कॉपी नहीं किया जैसे आरसीओजी 3 वाले करते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ना तो ब्लाइंडली उनके कोर्सेज को फॉलो करो, ना ही ब्लाइंडली उनके बुक्स को फॉलो करो। We will accomplish that level one day, but अभी नहीं, अभी मिक्स है सब कुछ। तो अभी कुछ जो स्टेशंस हैं उसमें की भी नहीं होती, बिकॉज ये था कि इस्लामाबाद में एग्जामिनर उसी दिन डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहा था, और लाहौर में डिफरेंट पूछ रहा था, कराची में डिफरेंट पूछ रहा था। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये कुछ स्टेशंस जो हैं वो एग्जामिनर के अपने हाथ में भी हैं। he can modify questions and he can change the key, ठीक है। तो this that's why जो RCOG का एग्जाम है, this is different from our exam। हमने उनका 14 स्टेशंस इन नंबर कॉपी किए, इन पैटर्न अभी कॉपी नहीं किए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि स्टेशन पे अगर लिखा हुआ है कि यू आर इंटरेक्टिंग विद एग्जामिनर, तो फिर आपने एग्जामिनर ही कंसिडर करना है, कोई भी हो अगला बंदा। और एग्जामिनर से जो बातचीत होती है वो कोलीग के तौर पे होती है, ठीक है। यू कैन यूज फ्रीली मेडिकल jargon। तो ये छोटे छोटे इश्यूज होंगे जो कि हम ऑब्वियसली व्हेन आवर कोर्स विल स्टार्ट आई विल कीप ऑन टेलिंग। तो ये एमसीपीएस का आपका एग्जाम था, रोल प्लेयर के साथ ये स्टेशंस थे। जैसा कि मैंने बताया कि एक में तो पेशेंट थी जिसमें आपने सिर्फ सिंपल काउंसलिंग करनी थी कि भाई ये मैच्योर हाइपोथैलेमिक एक्सिस की वजह से हुआ, लेकिन एक्सक्लूड करनी थी डीडीज। तो डीडी एक्सक्लूड करना बहुत जरूरी है, चाहे सिंपल बैकएक है प्रेगनेंसी में, चाहे पेन है, ठीक है, और चाहे नॉर्मल सा एचएमबी निकलता है जो कि फिजियोलॉजिकल है। बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सक्लूड डीडीज, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा उस हिस्ट्री का।
इसी तरह एक मोटी पेशेंट को अगर आपने एडिनोमाइसिस की ट्रीटमेंट देनी है तो आप ये देखें कि मोटी पेशेंट में हिस्टेक्टमी तो नहीं करेंगे, हालांकि एडिनो की तो ट्रीटमेंट हिस्टेक्टमी है। तो ये बहुत सारी चीजें देखेंगे हम कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट देम इनटू आवर मैनेजमेंट, और ये फर्टिलिटी मेल फैक्टर की वजह से। अच्छा, तो ये थे रोल प्ले के सेशंस गायनी की, और ये ओब्स का था जिसमें पेशेंट सवेयर बैकएक के साथ आई थी 32 वीक्स पे। स्ट्रक्चर डिस्कशन में पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन पे डिस्कशन थी, पेरिटोनाइटिस पे डिस्कशन थी, परफोरेशन पे डिस्कशन थी, और एक था जीडीएम का स्ट्रक्चर्ड वाइवा। ठीक है, तो कितने स्टेशन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 स्टेशन ये हो गए। तो बाकी स्टेशन कौन कौन से थे वो हम काउंट कर लेते हैं। यस, तो बाकी में 7, और यहाँ डिस्चार्ज स्लिप 8, डोमेस्टिक वायलेंस 9, स्किल्स में देख लें। अब हमें 13 पूरे करने हैं, तो एक पीपीसीडी हो गया, पीपीआईसीडी हो गया, और एक पीपीएच हो गया, और एक लेबर के गाइड। बेटे मामा आ रही है। तो ये हो गए पूरे 14 स्टेशंस थे। चलें, ओके, तो हाँ, तो अभी हमने बात की, मैं रिकैप भी दिखाऊंगी सारी पीपीटी का। अभी हमने बात की सिलेबस की, बुक्स की, एग्जाम के फॉर्मेट की, नंबरिंग की, थोड़े बड़े टिप्स भी देखे, एक डेमो पेपर देखा, फिर एमसीपीएस का ओरिजिनल पेपर देखा। ठीक है, हमने देखा कि पेपर में स्किल स्टेशंस भी थे। तो अगर हम इसको एज ए मॉड्यूल लें तो ओब्स में स्किल्स कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं? सेक्शन, हिस्टेक्टमी, सर्वाइकल टियर रिपेयर, ओसिस, एपिजियोटमी, सर्कलाज, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, पीपीएच के स्टेशंस, बीलिंच, कंडम कैथेटर, इन्वर्जन एंड हेमाटोमा ट्रीटमेंट। ठीक है, ये वो स्टेशन हैं जो कि आपके पास पेपर में काफी दफा आए हैं, और कोई एक भी स्किप नहीं हुआ, तो ये पूरा ही एक मॉड्यूल बन गया। और गायनी में प्रोलैप्स की सर्जरीज हैं, वीएच है, मायोमेक्टमी के स्टेप्स हैं, लेप्रोस्कोपी, स्टेरोस्कोपी, आइडेंटिफाई करना, पार्ट्स को देखना, और फिर बताना भी कैसे नीम बनानी है, कॉम्प्लिकेशंस कैसे देखनी होती हैं, और ब्लैडर रिपेयर। ठीक है, तो ये एक मॉड्यूल हमारा ये कवर हो गया। तो मैंने आपको बोला था कि हम फाइल्स बनाएंगे, एक गायनी की, एक ओब्स की, या मैंने बोला था बुकलेट्स बनाएंगे। उस बुकलेट को कैसे फिल करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो एक किताब खरीदें, उस पर लिखे, इसका नाम है गायनी केसेस या गायनी टॉपिक्स या गायनी टॉक्स, बल्कि गायनी टॉक्स लिख लो, ये ज्यादा अच्छी है, बल्कि यूँ लिखो माई टॉक्स, माई गायनी टॉक्स। और दूसरी बुक लाइक एक डिजिटल कॉपी, दस्ता, जर्नल, व्हाटएवर यू थिंक, आप ले लें, और उसका नाम लिखें माई ओब्स टॉक्स बुक। ठीक है, ये आपकी आपकी अपनी पर्सनल टॉक्स की किताब है, एक गायनी की और एक ओब्स की। अच्छा, फिर आप ये लिस्ट लिखेंगे, ये वो टॉपिक्स हैं। अभी तो सिलेबस हमने देखा है पूरा ही कवर हो रहा है, ठीक है, बट अब हम कर रहे हैं इसको एज ए प्रेजेंटेशन। लाइक एक पेशेंट है मैक्रोसोमिया, वो अंडर कवर ऑफ डायबिटीज आ रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन क्या है? लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। तो अब आपने इसे लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज जितनी डीडीज बनती हैं वो लिखनी है। ठीक है, जितनी उन डीडीज की स्पेसिफिक उर्दू में हिस्ट्रीज होती हैं वो लिखनी है, और उनकी जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो लिखनी है, उनकी छोटी छोटी जस्टिफिकेशंस लिखनी है। और जब आप मेरे लेक्चर या सेशन अटेंड करेंगे तो आप साथ साथ उनको राइट डाउन करते जाएंगे। इसी तरह एसजीए है, मूवमेंट्स कम हो गई हैं, एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पेशेंट आ गई है, पेन के साथ आ गई है, ब्लीडिंग के साथ आ गई है, डिस्चार्ज के साथ, या लीकिंग के साथ आ गई है, हेडेक के साथ आ गई है, एनॉर्मलस फीटस के साथ आ गई है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस या बैड ओब्स हिस्ट्री के साथ आ गई है। तो पेशेंट तो आपके पास अगर रोल प्ले के स्टेशन हैं वो तो ऐसे ही आएंगे कि वो तो एक स्पेसिफिक कंप्लेंट के साथ आएगी, वो इस तरह तो नहीं आएगी कि मैं जीडीएम का टॉपिक मुझे मैनेज करो, नेवर। ठीक है, तो फिर आपने एज ए केस, एज ए शॉर्ट केसेस इन चीजों को लिखना है, ताकि जब आप एग्जाम नजदीक हो तो आप उसको रिवाइज कर सके। और बिलीव मी, ऑल्दो पेपर कॉपी की इजाजत नहीं है
इस एग्जाम में आप 1-to-1 होते हैं विद रोल प्लेयर एंड विद एग्जामिनर, कोई रिटर्न वर्क नहीं है। लेकिन कोई स्टेशन अगर तुम लोगों के हाथ से एक दफा निकल गया है ना, मतलब तुमने अगर लिख लिया है कि एलजी का पूरा केस कैसा होता है, तो फिर तुम लोगों को उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने डिजाइन या फॉर्मेट या टेम्पलेट पहले ही बनाई हुई है अपने केसेस की, तो नाउ इट विल बी सुपर इजी फॉर यू टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर और टू टेक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम रोल प्लेयर। तो ये एक बेसिक सा स्टेप है, इससे आपका आपकी बाउंड्री सेट हो जाती है, आपका एक माइंड मैप बन जाता है। ठीक है, तो और गायनी के जो आपकी माइडोक्स की बुक होगी या कॉपी या रजिस्टर है, या यूं कर लें कि पेजेस हैं उनको पिनअप कर लें, मिला लें, क्योंकि बाजू बात ऐसा होता है ना कि आप पढ़ रहे हो तो किसी पेज पे लिख लेते हो, क्योंकि वक्त पे तो कभी मिलता नहीं है रजिस्टर या आपके नोट्स, तो फिर आप उसको उस फाइल में लगा लें। तो ये मेरे लिए तो यही चलता था, मैं ऐसे ही करती थी। तो ये भी किया जा सकता है, बट करना क्या है कि आपने देखना है कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की अगर पेशेंट आता है कंप्लेंट लेके, कि मैंने उससे पूछना क्या है कि आपका पहला पैटर्न क्या था, अब क्या पैटर्न है, माहवारी कब आई थी, पहले कितने सोख करती थी, अब कितने सोख करती हैं, क्लॉट आता है या नहीं आता, दर्द होता है या नहीं होता, मैस तो नहीं फील हो रहा साथ में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर लिख के तुम लोगों ने ड्रिल किया हुआ है, तो फिर रोल प्लेयर से पूछना आसान है, एग्जामिनर को बताना आसान है। ठीक है, और ये वो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन जो 99.9% आनी, इससे अलावा कुछ नहीं आता। ये सारा का सारा गायनी ओब्स कवर हो जाता है, क्योंकि देखो ना सिर्फ एयूबी तो नहीं है फ्री, इसमें तो एडिनो, फाइब्राइड, डीयूबी और हाइपरप्लेसिया, मेलिग्नेंसी में भी कौन सी सी है, सर्विक्स और एंडोमेट्रियम, और इवन जीसीटीज, ओवेरियन के कैंसर जो हार्मोन स्क्रिट करते हैं, वो तो सारा ही कवर नहीं हो गया। इवन एंडोमेट्राइटिस, इवन एंडोमेट्रियोसिस भी एयूबी करा सकता है, बिकॉज फोलिकुलोजेनेसिस नहीं होती। तो आधे से ज्यादा गायनी इसी एयूबी के अंडर कंप्लेंट ही कवर हो जाएगी। ठीक है, इनफर्टिलिटी में भी आधे से ज्यादा गायनी आ जाएगी, जैसे पीसीओ आ गया है ना, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है भाई, सेकेंडरी है तो उसमें इन्फेक्शन आ गए, अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर, बहुत सारी चीजें आधे से ज्यादा तो फिर गायनी इनफर्टिलिटी के डोमेन में आ गई। मैस एब्डोमेन पे भी किस चीज का हो सकता है, मैस तो फिर एक फाइब्राइड का भी हो सकता है, मैस तो फिर ओवरी का भी हो सकता है, और मैस कुड बी नॉन गायनिकोलॉजिकल मैसेज भी हो सकते हैं। तो उसको कैसे अप्रोच करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई विजाइना पे मैस है, प्रोलैप्स है या पोलिप, इसको कैसे देखना है, इनकॉन्टिनेंस फिस्टुला है या स्ट्रेस कैसे देखें, कोई डिस्चार्ज है इन्फेक्टिव है या फिजियोलॉजिकल है या कैंसर का है या फॉरेन बॉडी का, इसको कैसे देखना है, पेन को कैसे देखना है। तो मैं आई विल टीच यू कि आपने इस बुक को कैसे डिजाइन करना है। जैसे बच्चे ने ये किताब बना ली अपनी, तो बस उसकी आगे वाली जिंदगी भी आसान है और ये वाली भी। ओके, तो ये मेजर कंप्लेंट्स हैं जिसके साथ पेशेंट आएगा या एक सिनेरियो आएगा, वहां से आपका टॉपिक एज ए डीडी आएगा, फिर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन या मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, फिर इस बुक को कैसे डिजाइन करना है, विल कीप ऑन टेलिंग। जैसे कि लेट्स स्टार्ट के, अभी इनको छोड़ो, मैं बस बाद में बताती हूँ, छोड़ो उसको भी, छोड़ो भी, यस दिस वन। अभी देखिए, आपसे कहा जाए फोकस हिस्ट्री लो, एक पेशेंट आएगा, लेट्स सपोज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेन एब्डोमेन, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, किसी भी कंप्लेंट को लेके, इट विद रोल प्लेयर और विद एग्जामिनर, आपको कमांड ये है कि आपने उससे फोकस हिस्ट्री लेनी है। तो आपकी हिस्ट्री तो बहुत हेफाजत हो जाएगी अगर आप इसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाउ यू विल ऑर्गेनाइज, आपने इसको 3 स्टेप में ऑर्गेनाइज करना है। पहला स्टेप ये है कि वो जो कंप्लेंट लेके आई है उस कंप्लेंट को पूछना है, जैसे ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सेवेरिटी क्या है, उसके फिर आपने डीडीज एक्सक्लूड करने हैं कि इस कंप्लेंट के कितने डीडीज हैं, तो उन डीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, और यहाँ आपका पहला स्टेप हो चुका है। ठीक है, तो यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड नाउ, इस पैटर्न से फॉलो करो। ईशान साइड पे पड़ा होगा कहीं। ओके, अपने माइक को प्लीज म्यूट कर लें। यस यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि यू ऑल आर मदर और जिम्मेदारियां हैं फैमिली की, दैट्स व्हाई वी आर हियर कि हम कलेक्टिवली मिलजुल के कुछ ऐसे तैयारी करें कि
सिलेबस कंपाइल हो जाए, पास हो जाए, राइट, प्रिपेयर कर ले चीजें। तो वी वर वेयर वो हम क्या थे कि हमारा हिस्ट्री डिजाइन कैसे करनी है, अगर हमें कमांड मिलती है कि बुक का हिस्ट्री लें, ईदर विद रोल प्लेयर और विद एग्जामिनर। तो ये आपने चीजें दिमाग में रखनी है। पहला मरहला है कि ये जो कंप्लेंट है इसको कैसे पूछना है, और इस कंप्लेंट की जो डीडीज हैं उनको कैसे पूछना है। दूसरे मरहले में अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो तो लेट बिलीव मी, अगर ये एलजीए का पेशेंट है, लार्ज फादर स्टेशन लेट, वो कहती है मेरा टम्मी जो है अकॉर्डिंग टू माय डेट ज्यादा है, अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो तो आपने उससे इतने अच्छे सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चंस पूछ ही लेने हैं कि यू कैन एक्सक्लूड कि ये सब चीजें नहीं है, दिस इज ड्यू टू डायबिटीज। तो इस स्टेप पे आपने पहला डीडी बना लेना है, फर्स्ट डीडी, कि इट इज ड्यू टू डायबिटीज, क्योंकि वो सिम्टम्स पूछेंगे आप पोलियूरिया, फेजिया, डिप्सिया के, राइट। और जब डीडीज भी नहीं है, जब एक चीज इट कुड बी फ्रॉम ए टू जी एनीथिंग, तो अगर वो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जी नहीं है तो व्हाट एल्स इट इज ए। एंड व्हाई इट इज ए, कि ये तो एक तो ये कि आपने सब कुछ एक्सक्लूड किया, और एक ये भी कि इसमें रिस्ट्रिक्टर्स अवेलेबल है। गॉट माय पॉइंट। तो पहले स्टेप में आपने डीडीज बनानी है, दूसरे स्टेप में वो जो डीडी बनी है वो इसी पेशेंट को क्यों हुई है, उसके रिस्ट्रिक्टर पूछने हैं। और तीसरे स्टेप में आपने पूछना है कि अकॉर्डिंग टू जो आपने पहला डीडी बनाया है उससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट इश्यूज हैं या उसके रिस्ट्रिक्टर्स के इश्यूज हैं, उससे रिलेटेड पेशेंट के क्या कंसर्न्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लाइक एक पेशेंट है जिसको एडिनोमायोसिस आपने यहाँ तक निकाल लिया और आपने रिस्ट्रिक्टर्स भी निकाल लिए कि मल्टीपैरा है, मल्टीपल एसपीडीज हुई हैं या डीएमसीज हुई हैं, और इसका पैटर्न एक स्पेसिफिक है कि रेगुलर, हम जब भी ब्लीडिंग पूछते हैं तो हमने क्या देखना होता है, हम उसकी अमाउंट पूछते हैं, ठीक है, हम या उसको वॉल्यूम पूछ लें, फिर हम उसकी एक फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछते हैं, ठीक है, और फिर हम उसकी ड्यूरेशन पूछते हैं, और हम फिर उसमें एक एसोसिएटेड फैक्टर्स पूछते हैं। अगर एचएमबी की ब्लीडिंग ड्यू टू एडिनो है तो उसका जो वॉल्यूम है वो हैवी होगा ऑब्वियसली, बट फ्रीक्वेंसी उसकी सेट होगी, रेगुलर होगा क्लासिकल वे में, है ना, और ड्यूरेशन भी उसकी इरेगुलर नहीं होगी। एसोसिएशन इसमें आपको टिपिकल डिस्मेनोरिया मिलेगा। तो एक तो ये एडिनोमायोसिस के प्रॉपर फीचर्स पूरे हो गए हैं इसमें, दूसरा ये कि रिस्ट्रिक्टर्स भी निकले, मल्टीपैरिटी, एसवीडीज, है। तो अब आपने उसे मोटी भी पेशेंट है तो आप उसे आपने स्टेप 3 में उसे कंसर्न्स पूछने हैं, एक्सपेक्टेशंस। वो कहेगी कि मैंने स्टेक्टमी नहीं करानी, मुझे बच्चा चाहिए, मैंने हर चीज ट्राई कर ली है, इवन मारीना भी ट्राई कर लिया, अब तो आप डेफिनेटिव पे जा सकते हो। अब क्योंकि मोटी पेशेंट है तो किस तरह से आपने मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करनी है, ओपन करना है, वीएच करनी है, टीएच करनी है, कितनी यूट्रस नीचे से आ सकती है, ऊपर से आ सकती है। तो ये जो स्टेप 3 है इसमें आपने अपार्ट फ्रॉम दिस के पेशेंट की अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस या कंसर्न्स है, और आपने उससे डिस्कस करनी है ट्रीटमेंट ऑप्शंस, और साथ ही उसको ये बताना है कि आपने अगला स्टेप क्या है। अब ये सारी बातें तो हिस्ट्री की हैं, अगला स्टेप तो ये है कि आपने बायोमैनुअल नहीं करना, यूट्रस का साइज देखना है, अगर वो एचएमबी बता रही है तो नहीं देखना है, कट माय पॉइंट। तो उसको बताना भी है कि मैं आपको चेक करूंगी, आपकी इन्वेस्टिगेशंस कराऊंगी, अगर यही निकलता है जो कि मुझे लग रहा है तो फिर इसकी जो बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है। फिर होता ये है कि ये स्टेशन, जैसे कि मैंने बोला ना, ये पेशेंट आई है एक अपने स्कैन की फाइंडिंग्स लेके, एक टिपिकल हैवी साइक्लिक हैवी ब्लीडिंग है रेगुलर, एंड साथ में उसको डिस्मेनोरिया भी है। तो फिर आप इससे जो है कहेंगे कि आपकी कमांड थी कि भाई हिस्ट्री ले लें। अब आप ये हिस्ट्री लोगे उससे, ये सारे 1 2 3, तो एग्जामिनर फिर आपको बताएगा कि देखो ठीक है, वेल डन, हिस्ट्री ले ली है। अब एग्जामिनर विल गिव यू एग्जाम फाइंडिंग्स। इट कुड बी, मतलब इस तरह भी होता है कि पहले वो अच्छे से देखेगा कि आपने कैसे हिस्ट्री ली है, फिर वो आपको एक स्पेसिफिक फाइंडिंग देगा, फिर वो आपसे पूछेगा कि ये फाइंडिंग से आपकी क्या, अब मतलब हिस्ट्री बेस्ड डीडी तो आपने एडिनोमाइसिस बना लिया, एग्जामिनेशन परफॉर्म यूट्रस है तो वे भी आप इसको फाइब्राइड कर लो, गाइड में फाइंड, तो फिर आपने रीऑर्डर करना है अपने डीडी को। और फिर जब हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर दिया, तीसरा स्टेप इन्वेस्टिगेशन का, फिर आपने चूंकि हिस्ट्री एग्जामिनेशन को रीऑर्डर किया, आपस में इन दोनों की सिंक्रोनाइजेशन की है, जो कि आपको एडिनो लग रहा था वो फाइब्राइड हो गया, क्योंकि फाइंडिंग्स तो एग्जामिनर ने फाइब्राइड की दे दी है, एक फर्म यूट्रस है जो ग्लोबुलर सा मास है। तो क्योंकि अब फाइब्राइड में भी तो सिमिलर यही पैटर्न होता है, हाल तो फाइब्राइड में डिस्मेनोरिया नहीं होता, बट इट कुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड फाइब्राइड,
और फाइंडिंग का वेटेज ज्यादा है। बिलीव मी, फाइंडिंग अगर आपके हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस लेट्स सपोज डिफरेंट है, एग्जामिनेशन डिफरेंट है, तो जो फाइनल टीडी है इट शुड बी फ्रॉम एग्जामिनेशन बेस्ड। एक पेशेंट है वो मैथ्स कह रही है, ठीक है, आपको लगता है ये बिनाइन है, बट एग्जामिनेशन पे आपको मैथ्स, रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, साइड टी, शिफ्टिंग डलनेस, लिम्फ नोड, फिर आप चेंज कर लोगे, आप उसको मैलिग्नेंट ले आओगे। तो आपने इन्वेस्टिगेशन जो फाइनल मांगनी है स्पेसिफिक, वो आपने एग्जामिनेशन बेस्ड मांगनी है, ठीक है। और लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करते, हिस्ट्री जैसे बनती है उसी तरह ही एग्जाम फाइंडिंग्स आती है, और आपके लिए बड़ा इजी होता है स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस मांगना, ठीक है। तो कमांड देखनी है अपने स्टेशन की क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि ये स्टेशन मेरा रोल प्लेयर के साथ है या मेरा एग्जामिनर के साथ, क्योंकि ये जो आपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं फिर इनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। एग्जामिनर के साथ तो यू विल यूज मेडिकल जैगरेंट एंड यू कैन क्विकली से कि मेरी ये डिजीज है, इनके लिए मैंने यही क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। बट रोल प्ले के साथ तो ये नहीं कर सकते, उसके साथ तो बिल्कुल यही चीफ कंप्लेंट के बाद उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन करनी है और डीडीज के लिए क्वेश्चंस पूछनी है, डीडी को डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते। तो यहाँ इतने बड़े बड़े ब्लंडर आपके प्रीवियस कैंडिडेट्स कर चुके हैं, तो इसलिए मैं बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ कि पहला स्टेप ये है कि रजिस्ट्रेशन किसके साथ है। दूसरा स्टेप ये है कि उसमें कितनी कमांड है। समटाइम ये होता है कि कोई कमांड नहीं होती, उसमें लिखा होता है कि ये पेशेंट आया है, ये स्टेशन जो है वो एग्जामिनर के साथ है, आंसर एग्जामिनर क्वेश्चन। अब एग्जामिनर के क्वेश्चन का आंसर करें, एग्जामिनर बोलेगा हिस्ट्री बताओ, हिस्ट्री बता दें, एग्जामिनर का एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स आप एंटिसिपेट क्या करते हैं वो बता दें, वो फिर दे भी देगा, फिर बताएगा अपना डीडी क्या है, फिर आप डीडी बता दें, फिर वो बताएगा मैनेज कैसे करना है आप बता दें। समटाइम लिखा भी होता है कि ये पेशेंट रोल प्ले के साथ है, इससे आपने इसकी हिस्ट्री लेनी है, इसके कंसर्न्स पूछने हैं एंड यू हैव टू डिस्कस ट्रीटमेंट ऑप्शन एज वेल, ठीक है। तो अगर आप अच्छे हो वो तो 2 मिनट आपको मिलेंगे शुरू में, क्योंकि 12 मिनट का सेशन होगा, जो 2 मिनट आपको मिलेंगे वो इन्हीं चीजों में लगाने हैं कि ये मेरा स्टेशन किसके साथ है और मैंने इस पर डिजाइन कैसे करना है। शुरू में दिक्कत जरूर होगी, आई विल से यू, और शुरू में हमारे जो सेशंस होंगे वो बहुत बेसिक होंगे ताकि आपको थोड़ा सा पैटर्न पे आ जाओ। बिलीव मी, वंस यू विल बी ऑन ट्रैक देन मैं जितने तरीकों से मॉडिफाई करूंगी इस टास्क को, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। तो ये जो एक सिंपल सा ना पैटर्न जो सामने तुम लोगों को नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का, इसमें एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट नहीं है, ये टेम्पलेट सिर्फ हिस्ट्री का है, इधर विद रोल प्लेयर और विद एग्जामिनर, ठीक है। बट पैटर्न यही रखेगा कि पहले मरहले में जो कंप्लेंट है उसको डिस्क्राइब करो, उसकी डीडीज एक्सक्लूड करो, दूसरे मरहले में उसके रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस पूछो, तीसरे मरहले में पेशेंट के कंसर्न्स एक्सपेक्टेशंस पूछो। अगर डीडी बन चुकी है तो यू मे डिस्कस ट्रीटमेंट ऑप्शंस, या अभी तक नहीं बनी तो आप उसे बोल दें कि एग्जामिन करके इन्वेस्टिगेशन के बाद आई विल टेल यू द डायग्नोसिस एंड आई विल डिस्कस विद यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्योंकि कुछ जो डायग्नोसिस होते हैं वो बड़े क्लिनिकल होते हैं जो कि आराम से बन जाते हैं, ठीक है। एंड यू विल एक्सप्लेन कि आपने नेक्स्ट स्टेप किया है, हिस्ट्री के बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, एग्जामिनेशन, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, फिर आती है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये एक हमने कंपोनेंट किया है टास्क में से कि हाउ यू शुड टेक हिस्ट्री, बट एक जो ब्रीफ है ना बायोडाटा उसको ब्रीफ ही रखना है, क्योंकि सेशन पे लिखा होता है मरीज का नाम आयशा है, गुललाई है, 32 है, पैरा 3 है, LMP ये है, तो क्विकली से बता दें कि आई केम टू नो दैट योर नेम इज दिस, यू आर पैरा दिस एंड प्लीज कंफर्म इट, एंड वो कहेगी यस इंफॉर्मेशन आर ओके, एंड यू कैन, लिखा भी होगा कि पेशेंट मैस एब्डोमेन के साथ आई है, बट यू कैन से कि टेल मी अबाउट यू, किस कंप्लेंट के साथ आई हैं। तो इन इधर वेट्स होके आप बता भी सकती है कि आप मैथ्स के साथ आई हैं, मुझे इसके लिए रेफर किया गया, या आप उससे पूछ भी सकते हैं। द वेरियस वेज हैं, पास सारे ही हो जाते हैं अगर आप जिस मर्जी अंदाज से पूछें। अगर आप डेडी बना के मैनेजमेंट करने के लायक हो तो इन एनी वे आप हो जाते हो पास, कोई स्टैंडर्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलें, अगर टॉपिक अच्छा आता है जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, पास हो जाते हो, रो के पिट के हो जाते हो, ठीक है। चले, एक माइंड मैप के तौर पे मैंने ये बनाया टेम्पलेट कि आपका जो हिस्ट्री का पैटर्न है वो क्या होगा कि बायोडाटा पूछें, स्टेप 1 में डीडीज निकालें, स्टेप 2 में रिस्क फैक्टर्स निकालें, स्टेप 3 में प्लानिंग करनी है, एक्सपेक्टेशंस पूछनी है। However, do not skip formal history जैसे मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग, पर्सनल, फैमिली। बिलीव मी, ये चीज मैंने नोटिस की है आफ्टर कंडक्टिंग 2 or 3 सेशंस।
क्योंकि जब ये फोकस हिस्ट्री आई थी तो देयर वर अ लॉट ऑफ रूमर्स, जो वर्कशॉप्स हो रही थी, एग्जामिनर खुद करवा रहे थे कि भाई इतना थोड़ा सा टाइम है 10 मिनट का, तो ये छोड़ दो ना मेडिकल सर्जिकल ड्रग हिस्ट्री, क्या जरूरत है पूछने की, या मैंने तो तुमसे फोकस्ड पूछा है, वही फोकस बताओ। बिलीव मी इट वाज इन की एज वेल, ऑल्दो आपको अननेसेसरी लगता है ये पूछना, लेकिन अगर आप एक पेशेंट को मैनेज कर रहे हो, जिसकी सर्जरी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं उसको मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो आपका तो कबाड़ा हो गया ना एनेस्थीसिया फिटनेस का, प्री ऑप का। एक पेशेंट है जिसको पेनिसिलिन एलर्जी है, आपने नहीं पूछी, आपने उसकी सेफ्टी को इग्नोर कर दिया, आपका कबाड़ा हो चुका है। अगर वो स्मोकर है, आपने नहीं पूछा, आपने उसको बताया भी नहीं कि स्मोकिंग क्विट करना अच्छी बात है, आपका कबाड़ा हो गया। तो भाई ये पूछने हैं, ऑल्दो मोर एम्फसाइज 70% हिस्ट्री में हमने मेन टास्क भी करना है, जो कि मैंने बोला है चीफ कंप्लेंट, डीडीज, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशन एंड प्लानिंग एंड पेशेंट एक्सपेक्टेशंस, बट ये भी बहुत जरूरी है। इसको आप पता है कैसे कीजिएगा, जब आपने ये तीनों स्टेप्स पूरे कर लिए हैं तो जल्दी से आप विद इन 30 सेकेंड पूछ सकते हैं कोई आपको बीमारी तो नहीं है, मेडिकल कोई शुगर ब्लड प्रेशर की, या देखो ये लीडिंग क्वेश्चन है, आपको कहो कि आपको शुगर ब्लड प्रेशर दिल की टीबी की बीमारी है तो नहीं, तो कितना बोलने में टाइम लगता है, उतना लीडिंग क्वेश्चन आप उसे पूछ लो, आपको कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं है, वो कहेगी यस सर नो, अगर है तो खुद ही बता देगी डायबिटीज। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन कर लें तो जान छूट गई, आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, आपको कोई सर्जरी हुई है, किसी से एलर्जी तो नहीं है, या किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है, नींद आपको सही आ जाती है, घर में सही है, आपके मामला हस्बैंड साथ ताल्लुकात ठीक है, कभी 4-5 हफ्ते पहले से कोई डिप्रेशन वगैरह तो नहीं फील हो रही, सैडनेस वगैरह तो नहीं फील हो रही, और बस हो करती क्या है एजुकेशन प्रोफेशन, बायोडाटा भी पूछ सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं, इस तरह पूछने में 20 सेकंड भी नहीं लगने, ठीक है, पूछ लेना है ये। But लेकिन अगेन प्रैक्टिस विद प्रैक्टिस यू विल सी द मैजिक। और जब ये मैं बता रही हूँ ना एमसीपीएस का जो पेपर जिस कैंडिडेट ने मेरे साथ ड्रिल किया है, उसकी स्पीड चेक करें, और उसने सारे कंपोनेंट्स कितने अच्छे से नाइसली अकम्प्लिश किए, ठीक है। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। चलो, तो एग्जामिनर के साथ सेशंस वैसे मुझे पर्सनली मोर इजी लगते हैं। अभी मेरा जो एफसीपीएस के सेशंस मैंने 2-4 अभी कंडक्ट किए हैं एक्सटेंडेड टॉक्स के, उन बच्चों का भी यही ओपिनियन था कि मैडम एग्जामिनर सेशंस दे फील मोर इजी, टोटल करके डिफिकल्ट लगते हैं। तो इसका यही टोटका है, एक तो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को उर्दू में भी लिखो, अंडरस्टैंड करो, पेशेंट को बोलने का मौका दो, उससे नॉन मेडिकल जर्गन यूज करो। ये कहना आसान है, ये करो ये करो ये करो, जब करते हो तो फिर मुंह से तुम लोगों के वही निकलता है जैसे मेडिकल की बातें। तो ये प्रैक्टिस से ठीक होगा। तो एक अच्छा दोस्त मिल जाए जिसके साथ तुम लोग ड्रिल कर सकते हो स्किल्स को भी और प्ले के सेशंस पे, तो जिंदगी जन्नत है। वो मुखलिस भी हो, ये ना हो कि अपना काम निकाला तुम लोगों को चलता करे। ये अक्सर ऐसे ही होता है, थोड़े फास्ट कैंडिडेट होते हैं ना, थोड़े तेज से, वो बस अपना उल्लू सीधा करते हैं, आपको बोलने का मौका नहीं मिलता। किस लिए से पागल नहीं बनना, 50-50% पे आप उसको भी सुनो और अपना भी सुनाओ। अगर ऐसा कोई दोस्त मिलता है तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अगर नहीं मिलता है तो भाई अपने आप को रिकॉर्ड करके सुन लो, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, और बंदा सबसे बड़ा जज तो खुद ही होता है, ठीक है। प्लान ए तो यही है कि भाई रोल प्ले के लिए आपको स्टडी पार्टनर मिल जाए। एग्जाम के सेशन तो हलवा होते हैं, बिल्कुल हलवा, टॉपिक अच्छा आना चाहिए, तुम पास हो इसमें। अच्छा, शॉर्ट केसेस एग्जामिनर सेशन 1-to-1 डिस्कशन में एक थीम होती है, आई हैव चेक्ड इट, समटाइम एक सेशन पे भी हो जाती है बात, समटाइम 2 सेशंस पे भी। लाइक देखो, एक पेशेंट एक स्टेशन पे होगा, 5 मरीज हैं, इनका डीडी बनाएं और नेक्स्ट स्टेशन पे इनकी मैनेजमेंट डिस्कस करें, तो लिंक स्टेशन भी हो सकता है, ठीक है। और या तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है एग्जामिनर के साथ सेशंस होते हैं, वो चीफ कंप्लेंट्स के साथ देते हैं कि मरीज को मैस है, या मरीज को एचएफडी है, या इनफर्टिलिटी है, और आपका आगे काम चलता है, ये ज्यादा इजी होता है, स्टेप्स 1, 2, 3 फॉलो कर लेते। बट सम टाइम क्या होता है कि मरीज डायग्नोसिस लेके आता है, मतलब आपको सिनेरियो डायग्नोसिस किस दे के मिलता है कि एक मरीज है जिसको स्टेज 3 एंडोमेट्रियल कैंसर है, डिस्कस दिस पेशेंट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से भी आता है। फिर आपने गूफ नहीं बनना कि अब दोबारा से हिस्ट्री पे जाओ, जब डायग्नोसिस पक्का पकाया मिल चुका है तो फिर आगे जाना होता है। आगे जैसे मैं बोलती हूँ तुम लोगों एल्गोरिथम में, जब तुम लोग खड़े कहो वहां देखो, पीछे नहीं जाना होता, आगे जाना होता है। लाइक एक पेशेंट कॉर्ड प्रोलैप्स वाली तुम लोगों को याद होगी, अब भाई जब वो बता रहे हैं कि उसका बिशप ये है, तो पीछे जाके लेफ्ट लेटरल थोड़ी ना कराना, अब तो आगे जाना है बिशप के बाद, तो मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना,
same goes here. और थीम में समटाइम यू विल सी के पेशेंट या एग्जामिनर कमांड ये होगी कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन लेके आया, कोई सिटी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट या उसको कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है, हाँ, या RMI या फिर वो पोस्ट मेनोपॉजल सिस्ट है जिसमें आपने RMI कैलकुलेट करके फर्दर मैनेज करना है। However, कुछ समझ ना आए ना स्टेशंस पे जिसमें इन्वेस्टिगेशन के साथ मरीज आती है, इसको ऐसे ही मैनेज करो जैसे पहले वाले को किया है, चीफ कंप्लेंट, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन और फिर ट्रीटमेंट। तो ये स्टेशंस मिलते जुलते हैं। होएवर जिसमें डायग्नोसिस पहले से दिया गया है ये थोड़ा सेपरेट होता है, इसकी टेम्पलेट भी हम सेपरेट बनाएंगे। हाँ देखो ये जो स्टेशन आते हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन लेके आते हैं, इसमें इस तरह से सीक्वेंस होता है। लेट्स सपोज एक पेशेंट है जिसका बीटा ECG 200 है, 48 आवर्स के बाद उसका 210 है, और थर्ड रिपोर्ट भी दे देंगे 200 अगेन 200 आ गया, तो आपके DDs क्या हैं, इस पे क्या है, फिर वो आपने DD बताने हैं, फिर एग्जामिनर कहेगा अच्छा इसका TVS आ गया, अब इस पे ये नजर आ रहा है, अब आपके DDs क्या हैं, अच्छा फिर इसकी ये इसने नया सिम्टम डेवलप कर लिया, पेन हो गया, तो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, ठीक है। तो एग्जामिनर इस पे लिखा होता है कि दिस इज इन्वेस्टिगेशन, और आपने इंटरेक्ट करना है विद एग्जामिनर, एंड एग्जामिनर विल कीप मेकिंग वेरियस सिचुएशन फॉर यू। ठीक है, चलो खैर ये चीजें फिल बदी होती जाती हैं, बिलीव मी व्हेन यू कम इनटू दिस सर्किट ये चीजें होती ही जाएंगी। मेन चीज ये है कि आपकी कमांड होनी चाहिए अपने सिलेबस पे, फिर कान को जब मर्जी से पकड़ लो, ठीक है। तो जो एक टिपिकल फॉर्मेट होता है ना किसी भी शॉर्ट केस का, वो ये होता है कि यू हैव टू टेक हिस्ट्री, यू हैव टू आस्क स्पेसिफिक एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, एंड यू हैव टू रीऑर्डर योर डिफरेंशियल्स, एंड जो पहला DD है you have to ask this differential investigation only specific and you have to manage this, बस ये टिपिकल फॉर्मेट है शॉर्ट केस का। चलो ये छोड़ो, ये FC केस के लिए। अच्छा जस्ट एक मिनट, हाँ ये रोल प्लेयर के स्टेशंस हैं। अभी मैंने बोला ना एक टिपिकल शॉर्ट केस का पैटर्न क्या होता है, ये एक टिपिकल रोल प्लेयर का पैटर्न है। या तो वो बुरी खबर सुनने के लिए आया है, आपने बताना है भाई देखो तुम्हें तो सिरेनिस्टेक्टमी हमने कर दिया और तुम वो भी प्राइम में, या तुम्हें मोलर हो गया, तुम्हें टॉपिक हो गया, तुम्हें कैंसर हो गया, तुम्हारी IUD हो गया, तुम्हें सिन निकल आया, तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं है, फिर वो मसला भी भुगतना है जो है, और फिर पैड न्यूज को ब्रेक करने के 2-4 टेम्पलेट भी लगानी है, ठीक है। या रोल प्ले के सिचुएशन आएगा कि आप स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में मैनेजमेंट डिस्कस करनी है, मतलब वो डायग्नोज केस होगा कि भाई मरीज डायग्नोज है डायबिटिक का, डायग्नोज है CKD का, डायग्नोज है थायराइड का, डायग्नोज है ट्रांसप्लांट का, डायग्नोज है एपिलेप्सी का, माइग्रेन का, अनीमिया का, ठीक है, रिसर्च का डाउन की रिपोर्ट लेके आ गई, हाँ, तो इसको क्या लेके चलना है, तो फिर आपकी गुफ्तगू डिफरेंट हो जाएगी, फिर आप वो तो नहीं बातें करोगे जो DD बनाने वाली बातें हैं, क्योंकि मैंने डायग्नोसिस तो आपको दे दिया गया है। और कुछ रोल प्ले के साथ सेशंस आएंगे जैसे रेप के, ये मिसलेनियस हैं, एंड इनका मकसद होता है, मेन मकसद कम्युनिकेशन देखना, जैसे लीगल इश्यूज हैं, टर्मिनेशन करोगे नहीं करोगे, बंदा नहीं मानता, HIV हो गया बताना है कि नहीं बताना, डिप्रेशन हो गया, वायलेंस हो गया है, रेप हो गया, तो रोल प्लेयर में ये सेशन भी इजी है, आई फील गुड, क्योंकि इसकी अच्छी टेम्पलेट्स अवेलेबल है। बाकी तो तुम लोगों को अपना नॉलेज है सिन कितना अच्छा आता है। ऐसी पेशेंट आ गई सिन 2 डायग्नोज, सिन 2 है, अब बताओ उसको सिन 2 क्या होता है, क्यों होता है, इसको क्यों हुआ, हाँ, और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, और ट्रीटमेंट होने के बाद कब टेस्ट ऑफ क्योर करना है, बट से मैंने नहीं कराना, वो कौन सा प्रीरेक्विजिट पूरा होगा, ठीक है। तो जितना अच्छा टॉपिक आएगा तो फिर उसकी बातों का जवाब देना सही है, करना क्या है थोड़ा सा मॉडिफाई करना नॉन मेडिकल जैगरेन में। और स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जैसे कि VT हो गया, VT काफी दफा आया वैसे इस एग्जाम में, या ITP हो गया, मरीज है जिसके प्लेटलेट ड्रॉप हो गए बुकिंग पे, तो उसके जो थे नॉर्मल थे अब ड्रॉप हो गए, व्हाट इज दिस, जेस्टेशनल हो गया, नई बुकिंग पे भी खराब थे, पहले भी मेनोरेजिया चल रहा है, अब ये है तो व्हाट इज दिस ITP। ओके, या एक पेशेंट है जो कि बिल्कुल ठीक है,
और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको हार्ट फेलियर हो गया, तो व्हाट दिस इज PCM, तो फिर उससे मुतालिक बातें करनी है। ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ पूरे सिलेबस का, परेशान नहीं होना अभी, ठीक है। हम इसको बहुत ऑर्गेनाइज करके मॉड्यूल में सेपरेट करके सेशंस को करेंगे, देन इट विल बी सुपर इजी। रोल प्ले के सेशन में जो टिप्स है ना मेरे लिए वो यही है कि हाउ यू कैन अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन एंड हाउ यू कैन अवॉइड नॉन मेडिकल जैगरन या मेडिकल टर्म्स। आप पेशेंट से पूछें, आप अपने बारे में बताएं, अपने पहले बच्चे के बारे में बताएं, अपने मिसकैरेज के बारे में बताएं, अपने करंट प्रेगनेंसी के बारे में बताएं, अपने जो आपको डिस्चार्ज हुआ है इसके बारे में बताएं। तो जो काम की बातें ना वो खुद भी बता देगी, वो कोई पेशेंट थोड़ी, वो तो रोल प्लेयर है, सिखाया गया है उसको। जरूर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, तुम बताओ तुम्हें जो लीकिंग हो रही है उसका कलर क्या है, मिकदार क्या है, पैड सोप हुआ, ब्लीडिंग तो नहीं है, फलाना ढमका। डोंट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस। वो तब करें जब मरीज आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। दिस इज न्यू प्लान बी अगेन। ओके, फिर उससे पूछें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या कंसर्न्स हैं। आप उसको इस क्वेश्चन के लिए इनवाइट नहीं करोगे, आप बहुत बड़ा नंबर अपने एग्जाम का खो दोगे, बिलीव मी। इस पर कोई माफी नहीं है, इस पे कोई माफी नहीं है। आपने मरीज से नहीं पूछा कंसर्न्स एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। बाकी आई हैव डन दिस, ये स्लाइड हो गई। शॉर्ट केसेस, रोल प्ले स्टेशन, स्किल स्टेशन, क्लिनिकल गवर्नेंस स्टेशन, ये 4 तरह के पैटर्न होते हैं। हमने 1 बाय 1 सबको अच्छे से देख लिया है, ठीक है। हमने आपका पेपर भी MCPS का देख लिया है, ठीक है। और वैसे ये हाँ, स्किल में क्या आ सकता है, लेबर का नाम डिलीवर करके दिखाओ, ओपी डिलीवरी करके दिखाओ, फेस डिलीवरी करके दिखाओ, ब्रीच का डिलीवर करके दिखाओ, शोल्डर डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, IPV करके दिखाओ, वैक्यूम लगा के दिखाओ, फोर्सेप लगा के दिखाओ, पेल्वियोमेट्री करके दिखाओ, स्कल को डेमोन्स्ट्रेट करो, PPS मैनेज करो, CPR करो, या ग्राफ में पॉप क्यूब टीच करो, या पॉप क्यूब के बारे में एग्जामिनर के साथ डिस्कशन हो सकती है। लेकिन पॉप क्यूब ना वैसे MCPS के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आया वैसे अभी तक पेपर में, ये FCPS में आया है। तुम लोगों की मर्जी है, तुमने इस पे दिमाग खपाना है नहीं कराना, मैं तो कराऊंगी। हाँ, यूरोडायनामिक्स आया है, मेयोस कभी नहीं आया, बट चूंकि एक ग्राफ है तो फिर इसलिए मैंने डाल दिया इसमें। पार्टोग्राफ, स्पॉट डायग्नोसिस, मुझे उम्मीद तो है ये नहीं देंगे क्योंकि अब लेबर के गाइड आ चुका है, बट हम लेबर के गाइड पार्टोग्राफ कर लेंगे, मैं करवाऊंगी जरूर। बट इफ यू डोंट हैव टाइम देन skip पार्टोग्राफ, but do not skip labor care guide, ये अब आ रही है एग्जाम में। कॉन्ट्रासेप्शन में IUS, IUD, डिटेल, साइना, MVA, पैप्समेयर, डपेल। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा ये आती है IUD, पोस्टमार्टम IUD, बहुत इक्का दुक्का, माइरीना, कापटी भी आया हुआ है, MVA बहुत आता है, पैप्समेयर बहुत आता है, पाइपल आता है, ये साइना प्रेस नहीं आया, डिटेल भी आ चुका है, तो बचा क्या? सारा ही आया हुआ है। बाकी ये तो कभी आया नहीं, बट मुझे लगता है कि हमारे दोनों में ये आता था कि GP करके दिखाओ। वैसे IIM के लेवल पे पूछा था ये, बट मैंने एक कंपोनेंट पूरे करने के लिए इसको डाला है। ओके, चलें, तो हमारा क्या बचा। हाँ, हमने MCPS में आदत और अप्रेजल करनी है, क्योंकि ये तो आती है बहुत ज्यादा, टीचिंग कंसेंट वगैरह कभी आई नहीं। फिर तुम लोग को क्या कहते हो, तुम लोगों ने जरूर रिस्क लेना है अपने पेपर का। अभी देखो पेपर तो हुआ ही चेंज अभी है ना, एक दफा नहीं आया तो मेरे को दूसरी दफा आ जाए, अब पैटर्न तो चेंज हुआ है ना ऑब्वियसली। तो जो पहले नहीं आया उस चीज को फिर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अब भी नहीं आएगा, पहले तो पेपर का स्टाइल डिफरेंट था। तो इसलिए आई विल इफ यू विल से कि मैडम करा दें तो मैं करा दूं, इफ यू विल से कि मैडम कभी MCPS में आया है तो मैं कहूंगी नहीं। अप्रेजल आया है, एंग्री पेशेंट आया है, BBN आया है, मतलब ब्रेकिंग द बैड न्यूज। ओके, अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे अपने। व्हाई मैडम टॉक्स प्रिपरेशन एंड ओनली वन कोर्स गिविंग मैक्सिमम रिजल्ट। शायद इसकी वजह ये है कि हम थोड़े ओल्ड हैं, 2018 से वी आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर। और वो ओल्ड फिर गोल्ड होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है शायद, या स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें से ज्यादा पास जितने होंगे तो फिर वो ज्यादा नजर आएंगे, वट एवर यू कैन से। बट आई गिव माई हार्ट फॉर माई स्टूडेंट्स। 1 or 2 years शुरू के मैंने फ्रीली वॉलंटियर करके भी पढ़ाया था, बिकॉज दिस वैसे तो पाकिस्तान में तब जरूरत था ही नहीं कभी ऑनलाइन टीचिंग का कॉन्सेप्ट। आई ब्रिंग इट फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान।
रीजन ये थी कि अच्छा लगता है पढ़ाना, और फिर बाद में ये मेरा पैशन जो था ना वो प्रोफेशन बना, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग था। चलें, आपका जो टॉक्स की वर्कशॉप है, इसमें ये 10 अक्टूबर से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी एंड इट विल कंटिन्यू टिल 20 नवंबर। टोटल ये 40 डेज का स्टडी प्लान है, और 40 डेज का स्टडी प्लान मैंने अभी कंप्लीट भी कराया है FCPS का, और पूरा इंटायर सिलेबस उनका कवर हुआ है। अब उनके मॉक स्टार्ट होंगे, आप लोगों को थोड़ा ये भी बेसिक प्लान चलेगा, प्रीमियम, ओके। और इंटरसेशन हमारा चल ही रहा है। कोर्स फीचर्स इस कोर्स के ये हैं कि आपका सिलेबस मैंने कंपाइल किया है इन 7 मॉड्यूल्स, और इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगी 12 to 13 लाइव सेशंस के थ्रू। और इन सेशंस में हर मॉड्यूल को हम कवर करेंगे थ्रू रोल प्ले स्टेशंस, थ्रू एग्जामिनर स्टेशंस, और उनके कुछ टॉपिक होंगे जिसमें हम ड्रिल्स भी करेंगे, ठीक है। स्पेशल क्लासेस होंगी स्किल्स पे और क्लिनिकल अवेयरनेस पे, और पास्ट पेपर्स, जैसे कि मेरा एक ट्रेंड है हमेशा, जैसे हम थ्योरी के करते थे हम टॉक्स के भी करेंगे। और डेली आपके प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स होंगी, कोई दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आप खाली बैठो। तो ये 40 डेज आपकी जिंदगी का एक चैलेंज है। आप 70% अपना सफर खत्म कर चुके हो, 30% रह गया है, प्लीज इसको भी कर लो ताकि डिग्री मिल जाए। हाँ, 40 दिन बस, वो मुर्गी अंडे में बैठती है 40 दिन के लिए बैठती है ना, तो तुम भी बैठ जाओ और कर लोगे ये, बिलीव में, ट्रस्ट में। ये लाइव सेशन की डिटेल्स हैं, ठीक है, बट आई कैन रीडिजाइन दैम। ये जो पिछला FCPS का हुआ था इस किस्म का था कि हमने एक दिन सारे मेडिकल डिसऑर्डर कर लिए थे, एक दिन हमने फेटल मेडिसिन के सारे मॉड्यूल्स किए थे, सारे स्टेशंस किए थे पॉसिबल, 2 दिन मेडिकल डिसऑर्डर में लग गए थे, एक सेशन हमने फेटल मेडिसिन का कर लिया था, इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ IUJ एनालिसिस करना होता है, बाकी तो इजी होता है। लेबर में हमने 2 दिन दिए थे, ऑन्कोलॉजी 1 दिन में होगी थी क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ इसमें। बिल्कुल अपनी तारीफें कर रही हूँ। एक हम प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस के लिए देंगे, एक इनफर्टिलिटी के लिए पूरा दिन देंगे, फिर जनरल गायनी के टॉपिक्स हैं, HMB या पेन एब्डोमेन। अब इसमें देखें ना, टॉपिक्स तो बहुत हैं जनरल गायनी के, बट वो इनफर्टिलिटी में भी कवर हो रहे हैं, जैसे PCO, PID, एंडोमेट्रियोसिस, TB, ठीक है, फाइब्राइड, तो ये यहाँ भी कवर हो जाएंगे बट इन डिफरेंट वे। फिर यूरोगाइनी के आ जाएंगे, तो इस तरह हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और एग्जाम ओरिएंटेड वे में ही होगा, कुछ बहुत एक्सटेंसिव नहीं होगा। आई हैव सब मैंने प्लेटफॉर्म्स इतना कुछ असाइन कर देते हैं जो लॉजिकल ही नहीं होता। तो व्हाट डज इट मीन इफ यू आर ज्वाइनिंग अ कोर्स? का कोर्स का मतलब क्या है कि आपको कम पढ़ना पड़े, ज्यादा तो पढ़ना तो कोई भी पढ़ सकते हैं ना, देन ज्यादा ही पढ़ना है तो फिर तो खुद बैठ के पढ़ते रहो। 40 डेज में एग्जाम से पहले रियलिस्टिक वे में, प्रैक्टिकल वे में, व्हाट यू वांट टू डू कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पास हो जाओ, और बहुत ज्यादा आपको बुक्स और बहुत ज्यादा जो है आपको एफर्ट ना करनी पड़े। देखिए एफर्ट करना तो करनी चाहिए, आई डू एग्री, बट ये स्मार्ट वे नहीं है। पास होने को देखो, जो आपके पेपर कैसा आता है उसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा जो ये प्रीमियम MCPS का 40 डेज का प्लान है, इसमें सेशन जो होंगे ना मंडे और फ्राइडे को हुआ करेंगे लाइव सेशंस, 2 आवर के, 3 आवर्स के, बट हम अपना टास्क कंप्लीट करेंगे उसमें। नेक्स्ट डे देखो, अगर हमने कोई टॉपिक ऐसे किया है कि लाइव सेशन पे हमने किया कि हमने उसके डिजाइन किया कि ये स्ट्रक्चर डिस्कशन है, तो आप लोगों को उन्हीं स्टेशंस को रोल प्लेयर के साथ नेक्स्ट डे असाइनमेंट मिल जाएगी, ताकि इन एवरी एस्पेक्ट आप कवर कर लें। एक टॉपिक हम टीचिंग अप्रेजल या ऑडिट पे रख लेंगे हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते का जो 4th डे है वो रेस्ट डे है, जो काम खत्म नहीं हुआ वो खत्म कर लें इस दिन। फिर अगेन फ्राइडे लाइव सेशन हो गया, अगले दिन लाइव सेशन के बाद लेट्स सपोज अगर हमने उसको किसी और अंदाज में किया था एग्जामिनर के साथ, तो नेक्स्ट डे हम उसको रोल प्ले के साथ कर लेंगे। और हफ्ते में 1 दिन संडे जरूर स्किल डे होगा, जिसमें आपने स्किल परफॉर्म करनी है, जैसे कि यू विल बी असाइन कि आपने अभी लिंच करना है, ये वीडियोस देखें एंड या कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस लिखनी है। तो इस तरह पूरा हमारा जो है वो सर्कल चलता रहेगा। फिर 40 डेज में कितने वीक्स आएंगे अप्रोक्सीमेटली? 6 वीक्स आ जाएंगे, 6-7 वीक्स। तो ये 1 वीक का सर्कल है, इसी तरह हमारे 7 वीक्स भी गुजरेंगे, ठीक है। सो ये जैसे और भी इसको मैंने प्रैक्टिकल वे में लिखा है कि एनीमिया, अस्थमा, कार्डिक, थायराइड अगर रोल प्ले के साथ हुआ है लाइव सेशन में, तो नेक्स्ट डे हम आपको जो है एग्जामिनर के साथ दे देंगे, उससे नेक्स्ट डे आप स्किल परफॉर्म कर लें, ठीक है।
हाँ लाइब्रेरी भी होगी। लाइब्रेरी में जो मेरे अभी करंट सेशन के जो बेस्ट सेशंस हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो आप सुन लीजिएगा, अपने सॉल्व सेशंस पे एग्जाम के सुन लीजिएगा, ठीक है। जो रेस्ट डे है उसमें ये सुन लीजिएगा, ताकि वो रेस्ट डे भी रेस्ट ना करो, रेस्ट नहीं करना 40 डेज में। ओके, ये लाइब्रेरी में कंटेंट मिलेगा, बट मैं लाइब्रेरी कंटेंट को भी ना ऑर्गेनाइज करूंगी, हर चीज नहीं होगी, वरना पहले होता था कि बहुत ज्यादा लाइब्रेरी की चीजें होती थी, बच्चों से सुनी भी नहीं जाती थी। तो यू विल नो, यू लिसन ओनली काम की चीजें, ठीक है। थ्योरी रिवाइज करवाऊंगी। आप अगर मेरे कार्ड्स ग्रुप में थे, उन्हीं कार्ड्स को दोबारा ऑर्गेनाइज कर दूंगी, जो नहीं थे तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले, इतने अच्छे वो कार्ड्स हैं। और डेली एक्टिविटीज कंटिन्यू रहेंगी हमारी। हाँ, नेक्स्ट क्या होगा, लेट्स सपोज 40 डेज के बाद क्या होता है। अभी देखें 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर को एफसीपीएस का एग्जाम होना था, अब नहीं हुआ, डिले हो गया 1 महीना। तो पॉसिबिलिटी है ये एमसीपीएस के साथ भी हो सकता है, अगर आपका नवंबर में नहीं होता, दिसंबर में चला जाए, तो 40 डेज के बाद हम क्या करेंगे, तो आपकी वॉलंटियर एक्टिविटीज फिर चलती रहेंगी एपीसी ग्रुप टिल योर एग्जाम, यू विल बी ऑन ट्रैक। या मे बी इसके बाद जैसे अभी एफसीपीएस के मॉक क्लासेस हो, मे बी अगर आपको लगे यू आर मोर फ्रेजाइल स्टूडेंट, नहीं समझ आ रहा, you want to know get more personalized care, so you may think that, but this will be a separate course, 40 days का कोर्स में ये ऐड नहीं है। ये आफ्टर 40 डेज अल्लाह करे आप लोगों को टाइम मिल जाए और एग्जाम डिले हो जाए, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक्टिविटीज हो सकती हैं। एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस 0301484369 मैडम ई लर्निंग। और थैंक यू। और कोई मसला मसाइल है तो मुझे बता दें। Anything? Any question? Any query? या तो मैंने बहुत अच्छा बताया है, या फिर मैंने बहुत अच्छा, इतना अच्छा बताया है तुम लोगों को समझ नहीं आया। दो पॉसिबिलिटीज है। हाँ, तुम लोगों ने गले बनना है, अब खोल लो। मेरा बहुत आपको शुक्रिया, इतना अच्छा आपने पढ़ाया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी के साथ मेरा थ्योरी पास हो गया। लेकिन मैं मेरा ये मतलब अगर फर्स्ट करेंगे हमारा नहीं क्लियर होता फर्स्ट के टॉक्स का, तो लाइब्रेरी और वो हमारी प्रैक्टिस होगी तो वो हमें उस तक अच्छा, एक्सिस आपके एग्जाम तक है, उसके बाद नहीं है। लेट्स सपोज एग्जाम आपका दिसंबर में होता है, दिसंबर तक है, उसके बाद एक्सिस नहीं है। अब तुम अच्छी अच्छी बातें निकालो ना, अच्छी अच्छी बातें निकालो। अच्छा मैं बताती हूँ, उसके बाद यू विल बी माई ओल्ड स्टूडेंट फॉर ट्रैक फॉर टॉक्स एंड यू विल हैव क्रेडिट, यू विल हैव बेनिफिट, विल नॉट पे लाइक दैट दो स्टूडेंट्स जो के न्यू है, ठीक है। जैसे कि मेरी थ्योरी थी ना, मतलब थ्योरी का कोर्स था, आपने देखा होगा, फिर कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं, फिर वो रीज्वाइन करना चाहते हैं अपने सेम ग्रुप को, तो उनको होता है डिस्काउंट काफी अच्छा खासा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी मैम पहले तो ये कि मैं ना ये ज्वाइन नहीं कर सकी क्लास, स्टार्ट से मैंने बिल्कुल एंड पे सुना है ना थोड़ा बहुत जो आपने बताया कि हम ये इस तरह 40 डेज में पढ़ेंगे। अभी जो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया, मैं केएसए से कैंडिडेट हूँ, हमारा आपको मैंने मैसेज भी किया था शायद। हाँ हाँ, हमारा हाफजा हमारा, आई नो तुम और आसरा, हाँ केएसए से हो, नो आई हाँ नो। जी, 2 दिन के बाद अभी हमारे आएगा। ये 2 दिन तो ना बहुत स्ट्रेस में ही गुजरेंगे कि 2 दिन बाद पता है कि आना रिजल्ट, अल्लाह करे कि अच्छा आ जाए। तो अच्छा, मेरे मैडम तो कैंडिडेट केएसए के होते हैं ना, वो पास ही होते हैं। केएसए वालों का पेपर भी स्लाइटली वो इजी होता है, लकीली बिलीव मी, केएसए का पेपर इजी होता है और लेकिन पास ये हो आपको जाते पता है हैं। कि पेपर के बाद एक जो हालत होती है ना कि पता नहीं क्या होगा। अब हाँ, आई उम्मीद कैन अच्छी है। अंडरस्टैंड, यस आई कैन अंडरस्टैंड, नो मैडम वरीज। थोड़ा सा मैं मशवरा दे दो, मैंने पहले सुना नहीं है, आपको मशवरा दें कि अब हम क्या करेंगे, यानी कि सऊदीया में हम रहते हैं तो इधर बच्चों वाले हैं, स्कूल जाते हैं। डू ज्वाइन दिस। क्या होगा ज्यादा, मतलब खुदा ना खास्ता एक बैड सिचुएशन है ना, उसमें भी फायदा है, यू विल हाँ, तो वो रीलर्न तो दोस इंशाल्लाह अगर थिंग्स। अल्लाह करे पास हो जाए ज्वाइन तो मैं आपको हो वो जाओगे करूंगी, क्योंकि पेपर इंशाल्लाह। में भी मैडम मैं आपकी वो बातें याद आ रही थी कि ये देख लो इस तरह से आएगा, ये वाला क्वेश्चन देखो इस तरह से ये पूछेंगे, वो एग्जैक्टली वैसे ही पूछा हुआ था और वो आपकी बातें ही दिमाग में घूम रही थी। और बस सीबीएसई मैडम को ये खुद भी मसला है ना नहीं, सीबीएसई को तो खुद भी नहीं पता अपना, जितना मैंने उनको पढ़ लिया, बिलीव मी।
अच्छा तो मैडम नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्लिनिकल प्रैक्टिस जो हम यानी कि जो पेशेंट के साथ हिस्ट्री और इंटरेक्शन है नहीं वो जाओ, नहीं नहीं नहीं, बस एक रोल प्लेयर पकड़ो, अब सॉरी एक स्टडी पार्टनर पकड़ो या मुझे पकड़ो, दैट्स ऑल। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है खवारी की। हाँ बिल्कुल, ये मैं इसलिए बड़ी परेशान थी कि कैसे क्या करना है, इधर ही रह के करना ना हूँ। नो वरीज, अल्लाह करे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है फिर मुझे कॉल करना, आमीन। ठीक है? और तुम्हारा अस्सलाम अच्छा ही वालेकुम डॉक्टर आएगा। हीरा। इंशाल्लाह वालेकुम इंशाल्लाह। सलाम। जी डॉक्टर हीरा अस्सलाम वालेकुम। मुझे फोन कर रहा वालेकुम है। सलाम। फरजाना कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मेरा भी रिजल्ट अभी नहीं आया। आप भी कैसे से हो? जी जी अच्छा अच्छा, आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा वो आएगा, आप ना अच्छे मैंने कैंडिडेट हो। भी एक तो पता नहीं था आपके ग्रुप का, लेकिन मुझे जब पता चला जैसे ही तो फिर मैंने ज्वाइन किया। वो लेट तो काफी हो गई मैं, लेकिन आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। लेकिन मैंने आई ट्राई माय बेस्ट। तो ना अल्लाह मालिक है। लेकिन मैं सुन रही थी, मुझे बहुत खुशी हुई माशाल्लाह से काफी लोग पास हो गए। अल्लाह मियां सबको कामयाब करे। तो आपने स्पेशल दुआ करनी है बहुत सारी। माँ से कहते हो बच्चों के लिए तो दुआ बाकी करें। ये कि आपके इस ग्रुप के साथ भी जरूर। डॉक्टर हीरा अभी अभी आपका ये टॉक वाला ज्वाइन कर लें या क्या करें, वेट करें 2 दिन और मजीद के, क्या बनता है हमारा? 10 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, तब तक रिजल्ट आ जाएगा आपका। प्रोबेबली जो आपका फर्स्ट सेशन होगा वो फ्राइडे को होगा। अच्छा अच्छा सही है, चलें नेक्स्ट देखिए क्या फ्राइडे बनता से है, हमारा स्टार्ट अल्लाह होगा, खैर करे आ इंशाल्लाह। जाएगा तब तक इंशाल्लाह। चले आमीन। चले चले, थैंक यू। ओके ओके जी। कुरतुलैन मैडम ना निकालें प्लीज। मैडम बात सुने। जी जी। हेलो, जी जी कुरतुलैन। ये कहना था आप हमें थेरी ग्रुप से निकाल देंगी। थ्योरी ग्रुप, अब ये तुमने क्या बात पूछी? ऑब्वियसली तो सी एक्सेस एग्जाम तक ही थी ना, तो सूनर और लेटर विद इन कपल ऑफ डेज वो ग्रुप्स डिलीट हो जाएंगे। नहीं तो मैम हमारी नो नो नो, आपके टॉक से ग्रुप बनेंगे एंड थ्योरी से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास आपकी चीजें होंगी। नो वरीज, डू नॉट वरी अबाउट कार्ड्स। थ्योरी दोबारा रिवाइज होगी। पिछले लेक्चर सुनने की या पिछला थ्योरी वाले में से कुछ नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं सुनना, इतना टाइम नहीं है। नो नो नो, आई विल नॉट रिकमेंड टू री लिसन दोज सेशंस अगेन। हाँ, आई विल इंसिस्ट के कार्ड जरूर पढ़ें। ठीक है। कार्ड्स आप पढ़ेंगे और वो आपके ग्रुप, आपके जो अभी टॉक्स का ग्रुप है इसका पार्ट होंगे। ओके सो मैडम जी जी। मैडम जिसके पास स्टडी पार्टनर ना हो उसके लिए क्या सजेशन है आपकी? अच्छा, मेरे पास भी नहीं था रुबीना, मैं ना खुद को रिकॉर्ड करती थी। जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने ये टास्क करना है 5 मिनट में 10 मिनट में, तो मैं रिकॉर्ड करती थी खुद को क्लिप, और ऐसे ही करती थी। एट दैट टाइम व्हेन आई वाज अपेयरिंग इन माय एग्जाम आई वाज इन पेशावर, और उधर लैंग्वेज बैरियर था मेरे लिए, तो स्टडी पार्टनर कोई भी मुझे लाइक ही नहीं करता था। दे लव टू स्पीक इन पश्तो। तो ऐसे मैं रिकॉर्ड करती थी और दैट वर्क फॉर मी, क्योंकि बंदा अपना जज खुद ही होता है। तो हो गया था, काम चल गया था। देखो हमेशा दुनिया में प्लान बी भी होता है। अच्छी बात तो ये है कि स्टडी पार्टनर होना चाहिए, और नहीं है तो फिर क्या करे बंदा। ये तो नहीं है कि हम क्विट कर दें, हम पढ़े ना। जी मैडम, मेरे साथ ऐसा ही है ना। मैं मुल्तान से उधर शिफ्ट हुई हूँ इस्लामाबाद, तो 3 महीने हुए, तो मेरी फ्रेंड्स इधर हैं, तो अब मुझे नहीं समझ आ रही मेरा क्या बनेगा। तुम अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। जी मैडम, ये फिर यही हो सकता है अब। वैसे आजकल के दौर में ना घर से निकलना, बच्चों को छोड़ना बहुत मुश्किल है भाई। ऑनलाइन टीचिंग जी है ना, मैडम। एक ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग है। मेरी फ्रेंड्स दे हम जी मैडम। रूममेट्स में 4 तीनों के 1-2 बाहर हैं, तो हम तो फोन पे लगे रहते थे, फोन पे इजी रहता है, सबकी कॉल होती थी। बस मैडम, अब मैं भी फोन ही पकड़ूंगी अब। लेकिन जी मैडम, तुम्हें थैंक यू फोन तो तुम मैडम। पकड़ोगे, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, आप मेरे सेशन से सुनते रहोगे। जो टाइम बचेगा तो वही कंप्लीट हो जाएगा। चले अल्लाह मालिक है, आई विल पहले बी भी योर स्टडी पार्टनर। आप ही को सुना है मैडम।
जी मैडम। बस अभी मैडम पहले भी मुझे आप ही के बनाना। लेक्चर सुने हैं, वही एंड पे भी वही घूमते रहे हैं लेक्चर, उधर पेपर में भी आप ही के दिमाग में जो हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। चले इंशाल्लाह भी ऐसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर हीरा, मैंने आपसे एक सजेशन लेनी थी। मेरा तो 12 अक्टूबर को ना इलेक्टिव में सिजेरियन भी मैंने कराना है, तो आप मुझे अब क्या सजेस्ट करती हैं? थोड़ा पर्सनल हो गया, लेकिन मैंने अब आपसे नहीं पूछना तो था। अब पर्सनल क्या होगा, जिस दिन मेरा पेपर था उस रात को मेरा सिजेरियन हो गया था। सो मेरा पेपर था। अच्छा। लेकिन कोई बात नहीं, देखो फैमिली फर्स्ट। पेपर छोड़ दिया मैंने, नहीं दिया था। खैर तुम ऐसा ना करना, अभी 12, जी हाँ जी 12 को है ना आपका सेक्शन हो जी जी जाएगा। लिटरली यू विल टेक, अगर आप अच्छा अपना ख्याल रखते हो तो विद इन 1 वीक यू विल रिकवर। और बच्चा ठीक है। जितना छोटा होता है उतना कम तंग करता है। ये तब तंग करते हैं जब ये टोडलर होते हैं। जी जी बच्चा झूले में लेटा होगा, इतना कुछ सुकून है, न्यू बर्न बच्चा, वो क्या करता है बेचारा, रोता है थोड़ा सा, डायपर हाँ चेंज कर जी दिया, डाल दिया, वो सबसे जी अच्छा जी बच्चा है। ठीक हो गया। तुम अगर पास कर सकती हो ना तो अब कर सकते हो, जब ये बड़ा हो गया ना फिर ठीक है तुम्हारे और रोने होंगे। ठीक है डॉक्टर हीरा, बस बस आपका मैसेज, आपके ये मुझे वर्ड्स चाहिए थे, क्योंकि आपका थ्योरी ग्रुप लिया, उसके बाद आपका क्रैश कोर्स लिया, वाकई पेपर में आपके जो सेंटेंस है ना वो घूम रहे होते हैं दिमाग में। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, चले मेरा ख्याल है सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मैंने आंसर कर दिए। स्टिल यू फील कि कुछ रह गया तो ग्रुप अस्सलाम इज वालेकुम ओपन। मैम। यस मैम मैंने बीच में ना वो छोड़ दिया था कुछ, मतलब हॉस्पिटल थी मैं। नहीं जैसे कि रिकॉर्डिंग तुम मैं भेज प्लीज दूंगी। हाँ, लेकिन मैम एक छोटा सा क्वेश्चन बस क्लियर कर दे कि हाँ हाँ, हमारा सोन इस मंथ में तो टॉक्स की कोई डेट शीट तो नहीं आने वाली है? इस मंथ में नहीं आने वाली, क्योंकि इस मंथ में तो एफसीपीएस का पेपर भी नहीं हो रहा, जो तुमसे 2 ओके, महीने पहले जिनकी थ्योरी हुई है। तो ये तो मतलब इम्पॉसिबल है कि वो तुम्हारा पेपर नहीं ले है लें कि और एफसीपीएस के ना उनका लें। ले नहीं ले, नहीं, बाद में हमारा आएगा। हाँ बाद में आएगा। बाय एनी मीन नवंबर तो होगा ही, बट मोर चांसेस हैं कि वो भी नवंबर का लास्ट वीक या दिसंबर। ठीक हो और गया। कुछ ग्रुप तो एमसीपीएस के ऐसे थे कि नेक्स्ट एमसीपीएस का थ्योरी होनी थी ना, तो उससे 2 हफ्ते पहले टोक्स हुए थे, 6 महीने बैठे रहे थे बेचारे। उनको से के पास फुर्सत नहीं थी उनका पेपर लेने की। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके, चले अल्लाह बच्चे। हाफिज। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।